नाउ कम टू द पॉइंट, एग्जाम्पल नंबर 1, टेंस। सीजीएल 2024 में मेरे प्यारे बच्चों एग्जाम्पल आया था। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन की जब बात आती है करने की, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पे ना वाज अंडरलाइन है और प्रोग्राम एक सिंगुलर प्रॉपर्टी है। तो अगर मैं बात करता हूं कि भाई प्रोग्राम यहाँ पे एक सिंगुलर प्रॉपर्टी है, तो सिंगुलर के साथ यहाँ पे ध्यान से देखो वर्ब का यूज नहीं होगा। यहां पे ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, वर्ब का यूज नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन फॉर्मेट। आप एलिमिनेशन के थ्रू करें। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखते हैं कि वाज जो है अपने साथ दो चीजें लेके चलता है। वाज हो या वर हो, दो चीजें लेके चलता है। एक V1 प्लस ING और एक मेरे बच्चे वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्वेश्चन ये कहता है कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। अब कहता है जो टीवी प्रोग्राम है वो टेलीविजन पे ये दिखा रहा है मतलब एक्टिव है, तो प्रोग्राम दिखा रहा है द ब्लरिंग फेसेस। तो मेरे बच्चे वाज नाउ शोइंग और वाज नाउ शोइंग, तो दोनों ही सेम है, लेकिन यहां पे एक प्रीपोजिशन दे रखी है अपॉन और यहां पे दे रखी है ऑफ। तो मेरे बच्चे किसकी, अपॉन द रिहेबिलिटेशन या ऑफ द रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो ऑफ द रिहेबिलिटेशन सेंटर आएगा ना कि अपॉन। तो यहां पे मेरे बच्चे ये बी वाला ऑप्शन भी गया और सही जवाब जो आएगा, सो सी इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से समझना। क्वेश्चन था इफ आई वॉज द क्वीन। मेरे प्यारे बच्चों पहले भी कई बार मैंने आपको बताया कि इफ के बाद जब इमेजिनेशन करते हैं तो हमेशा वर्ब प्लस नाउन की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा। तो जब वर्ब प्लस नाउन की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा तो इफ के बाद वर्ब का यूज होगा, ना कि वॉज का। तो इस क्वेश्चन में यहीं से यहीं इसको काट दो और इसकी जगह वर लगा दो। अब ऑप्शन में आपको वर नजर आएगा, तो वर नजर मेरे बच्चों जब आएगा तो ए वाला गया, सी वाला गया, डी वाला गया। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो बी आएगा। और ये कंडीशनल सेंटेंस का एग्जांपल है, जिस एग्जांपल में इफ के साथ अब वॉज का इस्तेमाल ना करके वर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 मेरे दोस्तों क्या कहता है, 5 years later, यानी 5 years later I was eating this same dish at the same restaurant। तो लेटर यहाँ पे तो कहना 5 साल, तो लेटर का मतलब होता है 5 साल बाद। बट ये फ्यूचर नहीं, अगर आप इसे फ्यूचर देख रहे हो तो ग्रामेटिकल गलत होगा। तो यहाँ पे एम ईटिंग नहीं आएगा। दूसरी बात, मेरे बच्चे हैज बीन ईटिंग नहीं आएगा क्योंकि सिंस या फोर नहीं है। अब 5 years later I was eating, अब हैड बीन ईटिंग भी नहीं आएगा क्योंकि सिंस या फोर नहीं है। ये वाली प्रॉपर्टी आप तभी लगाना जब किसी एग्जाम्पल में सिंस या फोर साथ में मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाए, टाइम आ जाए। ठीक है, तो जब टाइम ही नहीं था क्वेश्चन में तो मेरे बच्चे ये वाला ऑप्शन भी गया। लेकिन अब कहानी क्या है कि ऑप्शन सारे चले गए, जो अंडरलाइन है वो नो इंप्रूवमेंट में है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों लेटर यानी पास्ट की बात करेंगे तो हमें यहां से ये हटाना पड़ेगा और जो सही जवाब आएगा वो सी इज द राइट आंसर। सो आई हैव बीन ईटिंग दिस सेम एट द सेम रेस्टोरेंट। लेकिन यहां पे ध्यान से देखा जाए तो फिर मुझे इसको टाइम मानना पड़ेगा, और अगर मैं इसको टाइम मानूंगा तो ये प्रॉपर्टी टाइम के अकॉर्डिंग मेरे बच्चे वाज की गलत करेगी। अब क्या कहूंगा, हैड बीन ईटिंग। तो इसका सही जवाब आएगा वो सी आएगा। लेकिन अगर सी ऑप्शन में ना होता और नो इंप्रूवमेंट होता तो आंसर नो इंप्रूवमेंट आएगा। ये क्वेश्चन है बच्चे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। एग्जांपल नंबर 4 कहता है, आंसर बताओ सर। ठीक है, द एम्प्लॉयज वर कंफर्टेबल विद मी एंड दे टॉक्ड अबाउट देयर प्रॉब्लम सिंस आई हैज वर्कड हार्ड। तो मेरे बच्चे आपको मैं बता दूं कि जो ये आई है ये अपने साथ हैव लेके चलता है, लेकिन जो ये शी है, ये मेरे बच्चे जो ही है, ये मेरे बच्चे जो इट है या किसी व्यक्ति का नाम है, तो इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लगाएंगे, हैज। अब यहाँ पे क्या दे रखा था, आई, तो आई के साथ जो हैज था वो गलत था और इसकी जगह जो सही जवाब आएगा वो क्या आएगा, हैव। लेकिन एक गलती और हो गई, यहाँ पे हैव नहीं लगेगा। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे सेंटेंस ऑलरेडी किस में शुरू था, पास्ट में शुरू था। तो आपने क्या करना है, आप इस हैज को ही हटा दीजिए और उसकी जगह सही जवाब क्या लगा दीजिए, हैड। क्योंकि ये भी पास्ट में चल रहा था तो ये भी पास्ट में आएगा। तो यहाँ पे हैज गलत था। किस सेक्शन में एरर था, सी में, और आंसर की जगह सी। तो ये दो एरर थे, या तो आप आई के साथ हैज नहीं लगा सकते थे, और दूसरी बात पास्ट में शुरू पास्ट में खत्म, तो हैज की जगह हैड का इस्तेमाल होगा। ये क्वेश्चन टेंस का है, लेकिन ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस नरेशन का भी है। कैसे मैं बताऊं? क्वेश्चन के रिप्लाइड इन ए ड्राई का मतलब मेरे बच्चे यहाँ पर एग्जैक्टली देखा जाए क्वेश्चन आएगा गुस्से में, गुस्से में बोलना। अब जब गुस्से में बोलने की बात आती है तो मेरे बच्चे ध्यान, आउच जो होता है वो नॉर्मली एक इस तरह से गलती हो गई। लेकिन जब आप किसी में आप बोल रहे हो कि भाई मैं अब आगे काम नहीं कर सकता तुम्हारे लिए,
क्वेश्चन में मेरे बच्चों यहाँ पे ना आप या तो लगाओ बिना कि भाई बस अब मैं और काम नहीं सकता, या फिर मेरे बच्चे लगाओ सॉरी अब मैं और काम नहीं सकता। ये इस तरह से ऐसे सिंबल से अल्लाह हो गया जो दुख को शो करता है, हुर्रे हो गया जो जॉय को शो करता है, ब्रेवो हो गया जो तारीफ को शो करता है, इसी तरह सॉरी और इनफ शो करता है कि अब इतना बहुत हो गया, अब मैं आगे नहीं कर सकता, तो सॉरी आई विल नॉट यू एनी मोर। तो इस क्वेश्चन में मेरे बच्चे जो आउच वर्ड था ये ग्रामेटिकली गलत था, इसकी जगह या तो मेरे बच्चे आप लगाएंगे सॉरी आई विल नॉट वर्क फॉर यू, या मेरे बच्चे आप यहाँ पे जो सही जवाब लगाएंगे वो जो राइट आंसर आएगा वो आएगा इनफ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा मेरे बच्चे वो होगा बी इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट मेरे बच्चे एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट का पार्ट जो मेरे से कहता है इसका सही जवाब बताओ। इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे ध्यान से देखना, मैंने बताया था कि जब किसी एग्जाम्पल में बाय प्लस फ्यूचर का कोई भी टाइम आ जाए, मेरी बात ध्यान से समझना, बाय प्लस फ्यूचर का कोई भी टाइम आ जाए तो जो नियरेस्ट हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों विल हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो बाय प्लस फ्यूचर का अगर कोई भी टाइम आता है तो बाय प्लस फ्यूचर का टाइम आ गया। तो जब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो बाय प्लस फ्यूचर के टाइम में हम हैव प्लस V3 का ही इस्तेमाल करेंगे। तो विल हैव प्लस V3 ऑलरेडी दे रखा था, इस क्वेश्चन में तो सही जवाब आया ए। एग्जाम्पल नंबर 7 टेंस के बेस्ट एग्जाम्पल बात होनी चाहिए मेरे बच्चे कि आप इज लगा लीजिए, आप एम लगा लीजिए, आप आर लगा लीजिए, आप वाज लगा लीजिए, आप वर लगा लीजिए। इनके साथ जनरली दो ही वर्ब आती है, या तो मेरे बच्चे आप V1 प्लस ING का यूज करेंगे या मेरे प्यारे बच्चों आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है देखो ध्यान से, अबाउट के बाद ING चाहिए। तो आई एम थिंकिंग ऑन अप्लाइंग नहीं आएगा, आई एम थिंकिंग अबाउट अप्लाइंग। मेरी बात समझ रहे हैं, आई एम थिंकिंग अबाउट अप्लाइंग फॉर अ जॉब। तो थिंकिंग अबाउट मतलब किसी बारे में सोचना, तो जो सही जवाब आएगा थिंकिंग अबाउट अप्लाइंग फॉर अ जॉब। सो करेक्ट आंसर इज सी इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 8 टेंस का बेस्ट एग्जाम्पल मेरे बच्चों ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में देखिए जो हैज है, जो हैव है, या मेरे बच्चे हैड है, या मेरे प्यारे बच्चों विल हैव, ये परफेक्ट होते हैं। क्या होते हैं? ये परफेक्ट एग्जांपल्स होते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो गया। इनके साथ जनरली आप मेरे प्यारे दोस्तों वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज कर सकते हो? थर्ड फॉर्म। तो जब थर्ड फॉर्म यूज करोगे तो हैज के साथ डेलिकेट वर्ड नहीं होगा, डेलिकेटेड होगा। अब क्वेश्चन क्या है, डेलिकेटेड है या नहीं है? तो ये वाला ऑप्शन चला गया, ये वाला ऑप्शन चला गया और ये वाला ऑप्शन चला गया, क्योंकि हैड के साथ भी वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? थर्ड। तो जब कभी भी सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये ऑप्शनल क्वेश्चन हो तो हमेशा एलिमिनेशन फॉर्मेट को फॉलो करो, और एलिमिनेशन फॉर्मेट के हिसाब से आंसर सीधा सीधा निकल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों एग्जांपल नंबर 9 देखते ही आंसर हो जाना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। मेरी पहली क्लास का जो पहला रूल होता है वो हमेशा ये होता है कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू होगा तो वो पास्ट में खत्म होगा, यानी अगर कोई सेंटेंस मेरे बच्चे प्रेजेंट में शुरू होगा, ध्यान से मेरी बात समझना, तो वो किसी में भी खत्म होगा, वो पास्ट हो तो मेरे अब एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है मेरे बच्चे? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जितने भी मॉडल्स होते हैं, मैं इसकी अगर बात करता हूं तो जितने भी मेरे बच्चे क्या होते हैं? मॉडल्स होते हैं। मॉडल्स में मेरे बच्चे अगर बात की जाए विल आ गया,
शैल आ गया, में जो भी मॉडल्स लोगे, में आ गया, कैन आ गया, या इनके आप पास्ट का इस्तेमाल भी करोगे। वुड आ गया, मेरे बच्चे आप शुड लगा लीजिए, मेरे बच्चे आप माइट लगा लीजिए, और मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लगा लीजिए, कुड लगा लीजिए। इसकी प्रॉपर्टी में आप हमेशा ध्यान रखना कि आप वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करोगे, सिर्फ और सिर्फ। तो मेरे बच्चे आर के साथ आईएनजी आना चाहिए था, जो ग्रामेटिकली गलत था। मैं इसको चेंज कर देता हूं। मेरे बच्चे आर के साथ फिर आईएनजी आना चाहिए था, जो ग्रामेटिकली गलत था। दूसरी बात, एंड्रयू विल बी प्लेइंग और इज प्लेड, तो इज के साथ आईएनजी आना चाहिए था, जो यहाँ पे गलत था। तो सही जवाब जो एक बचेगा वो सी इज द राइट आंसर, बिकॉज ऑप्शन में विल प्लेइंग नहीं होगा, क्योंकि विल के साथ अगर आप आईएनजी लगा रहे हैं तो गलत है, और यहाँ V1 यूज होगा। तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो एग्जाम्पल नंबर 10 का जो सही जवाब होगा वो सी होगा। हम उसी कंसेप्ट पे वापस आते हैं। तो जो मेरी पहली क्लास का पहला रूल था वो क्या था, तो इस बात को मेरे प्यारे बच्चों आपको समझना होगा कि अगर कोई सेंटेंस पास्ट में शुरू होता है तो उसका एंड भी पास्ट में होना चाहिए। तो ये पास्ट में क्या हो गया, स्टार्टिंग हो गई, यस और नो, और ये मेरे बच्चे पास्ट में क्या हो गया, एंडिंग हो गई। तो इस सवाल को कैसे किया जाएगा, तो मेरे दोस्त यहां ध्यान से देखिए, सेड ये जो प्रॉपर्टी है किसकी है, पास्ट की है, तो यहां पे पास्ट आना चाहिए था। तो मेरे बच्चे ये एक नरेशन का क्वेश्चन भी है, और नरेशन की प्रॉपर्टी में ही सेड दैट ही हैड। अब कहानी को एक इसको काट दो, ही वॉज फिनिश्ड। अब एक में मेरे बच्चे क्या लिखा है, आई, एक में मेरे बच्चे क्या लिखा है, ही। क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे करना मेरे बच्चे कि वो बोलता है कि मैं, तो मैं कौन है, वो खुद ही है। तो जो ये आई है वो ही से चेंज होगा, तो यहां पे आई यूज ना करके आप ही यूज करेंगे, तो ही का अपना क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो सही जवाब होगा वो ए आंसर होगा। ये क्वेश्चन बेसिक थ्योरी से देखोगे तो आपको पता चलेगा, पहली चीज मेरे बच्चों, कि यहां पे आपको ध्यान रखना होगा कि मैनी और पीपल, तो जब भी मेरे प्यारे बच्चों हम मैनी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो मैनी के केस में जो सब्जेक्ट होगा प्लस जो हेल्पिंग वर्ब होगा, ये दोनों के दोनों मेरे दोस्त हमेशा कैसे होने चाहिए, प्लूरल होने चाहिए। लेकिन अगर मैं मच का इस्तेमाल करता हूं, तो मच के केस में जो सब्जेक्ट होगा या मेरे प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, यह हमेशा मेरे बच्चे सिंगुलर होने चाहिए। अब इसके केस में ना आप मैनी के साथ फ्यू भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि फ्यू भी सी में ही आएगा, और मच के साथ मेरे प्यारे बच्चों आप लिटिल भी जोड़ सकते हैं। तो यही केस दोनों में लगेगा। अब क्वेश्चन देखिए, जब आपको मैनी लिख दिया तो प्लूरल आना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे जो क्लियर है, और मैं इसकी बात करता हूँ क्लियर होगा, इसकी सेकंड फॉर्म बोर्ड होगी और इसकी थर्ड फॉर्म बॉन्ड होगी। इसका मतलब होता है पैदा, ये पैदा, अब कोई ना कोई तो पैदा करेगा। तो मेरे बच्चे पहली बात मैंने के हिसाब से बात गए, बॉन्ड गलत था, इज गया। सही जवाब क्या आएगा, वर्ब बॉन्ड, क्योंकि मैनी के हिसाब से प्लूरल आना चाहिए, और प्लूरल में सिर्फ एक ही ऑप्शन था और वो था वर्ब बॉन्ड। तो आंसर होगा डी। एग्जाम्पल नंबर 13 में जब बात की जाती है हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल फैक्ट और हिस्टोरिकल, बात जब की जाएगी मेरे बच्चे किसकी, हैबिचुअल एक्शन की बात ध्यान से समझ, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है मेरे बच्चे, हैबिचुअल एक्शन आ गया। दूसरी बात मेरे बच्चे यूनिवर्सल फैक्ट आ गया, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, या हिस्टोरिकल फैक्ट आ गया, हिस्टोरिकल फैक्ट आ गया, ठीक है। तो जब इसकी प्रॉब्लम या आप इसके सिंपल प्रेजेंट जरूरी, तो सिंपल प्रेजेंट में डिफाइन करेंगे, ये ऑलवेज किसको शो करता है, ये एक हैबिट को शो करता है। तो जब हैबिट को शो करेगा तो आर हटा दो, सिंपल ट्राइंग है, मेरे इसको ट्राइंग आएगा नहीं, ट्राइंग आएगा नहीं, ये सही जवाब आएगा टू, जंप इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 14 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, दे आर सेल, गलत, क्योंकि आर के साथ तो आईएनजी आनी चाहिए थी, जो यहां पर नहीं। अब इस दे के अकॉर्डिंग क्या मैं वाज लगाऊंगा, क्या मैं इस दे के अकॉर्डिंग इज लगाऊंगा, नहीं सर, क्योंकि दे प्लूरल है या ना, दे मेरे बच्चे क्या है, एक प्लूरल,
जब ये जीरो सब्जेक्ट हो गया तो उसको कैसे करोगे, दे आर सेल, और आर के साथ सेल नहीं आएगा क्योंकि ये आईएनजी होनी चाहिए थी। तो एलिमिनेशन फॉर्मेट में 4 ऑप्शन गलत हैं और 3 सही हैं, तो मेरे बच्चों यहाँ पे सही जवाब बी होगा। एग्जाम्पल नंबर 15, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट या हैबिचुअल एक्शन या यूनिवर्सल फैक्ट को डिफाइन करेगा। कैसे, लार्जर एमिशंस ऑफ, एमिशंस का मतलब होता है उत्सर्जन, ऑफ ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस का मतलब क्या है कि हम एक यूनिवर्सल फैक्ट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, यूनिवर्सल फैक्ट की। और मैंने आपको ये बताया मेरे बच्चे, बार इस चीज को देख लीजिए कि जब आप यूनिवर्सल फैक्ट की बात करोगे, जब आप मेरे बच्चे हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करोगे, क्वेश्चन को समझना मेरे बच्चे, जब आप यूनिवर्सल फैक्ट की बात करोगे, हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करोगे या हैबिचुअल एक्शन की बात करोगे, मेरी बात समझ लीजिए। तो दोस्त इसके केस में आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, फर्स्ट फॉर्म। तो मेरे बच्चे लीडेड नहीं होगा, हैव आएगा नहीं, इज आएगा नहीं, सही जवाब नो इंप्रूवमेंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में जो लीड है ये ऑलरेडी वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। तो फर्स्ट फॉर्म के अकॉर्डिंग आपको सही जवाब नो इंप्रूवमेंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में यूनिवर्सल फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन और हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 16 मेरे बच्चे क्या कहता है, ध्यान से मेरी बात समझना। जब किसी भी एग्जाम्पल में आप सिंस या फॉर का इस्तेमाल करते हैं और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, तो इसके क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। तो मेरे बच्चों ध्यान से समझना, इसके एग्जाम्पल सॉल्व करने का बेस्ट वे क्या होगा कि आपको जो नियरेस्ट हेल्पिंग वर्ब लगाना है वो लगाना है हैज लगाना है, आपने हैव लगाना है, हैड लगाना है, और या मेरे बच्चों आपने क्या लगाना है, विल हैव लगाना है। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, सिंस प्लस टाइम आ गया। तो जब किसी एग्जाम्पल में सिंस प्लस टाइम आ जाता है तो इसके एग्जाम्पल में जो एम है वो ग्रामेटिकली यहां पे क्या है, गलत है। अब ग्रामेटिकली जब ये गलत है तो सही कैसे करोगे मेरे बच्चे, तो यहां पे वाज और हैज दोनों गए, बच्चे कितने, 2, लगभग लगभग दोनों सेम है। तो मेरे बच्चे हमेशा ध्यान रखना कि जब किसी एग्जाम्पल में सिंस दिया गया हो तो प्रायोरिटी में अपने 2 हेल्पिंग वर्ब रखने, एक हैज रखना और एक मेरे प्यारे बच्चे अपने क्या रखना, हैव। ध्यान रखना कि आंसर आते हैं मेरे बच्चे ए रखना। एग्जाम्पल नंबर 17 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, द ब्रिज दैट कनेक्टिंग द 2 वैलीज अक्रॉस द ब्रह्मपुत्र रिवर हैज रिसेंटली बीन कंस्ट्रक्टेड इन अरुणाचल प्रदेश। मेरे बच्चे इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, रिसेंटली वर्ड दे रखा है। तो रिसेंटली वर्ड जाहिर सी बात है हम प्रेजेंट के लिए ही यूज करेंगे। तो जब रिसेंटली दे दिया और एक ब्रिज है जो कनेक्ट करता है, जो एक यूनिवर्सल है कि भाई ब्रिज का मतलब है कनेक्ट करना, ठीक है। तो यहां पे देखिए ब्रिज जो है जब कनेक्ट करेगा तो जो ये कनेक्ट कर रहा है ये यूनिवर्सल फैक्ट है, हाँ या ना। तो जब ये मेरे प्यारे बच्चों यूनिवर्सल फैक्ट है तो यूनिवर्सल फैक्ट के हिसाब से आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो जब फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे तो जो उसका सही जवाब होगा, आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, डी इज द राइट आंसर। एक बड़ी अच्छी कहानी एग्जाम्पल नंबर 18 में अगर ध्यान से देखो तो आंसर बड़े प्यार से मिलेगा। मेरे बच्चों ये बात आपको याद होनी चाहिए कि जब हम कोई भी 2 वर्ब एंड के साथ जोड़ते हैं या हम बट के साथ जोड़ते हैं या हम कोई भी 2 वर्ब देन के साथ जोड़ते हैं, आपको ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि आप इन क्वेश्चंस को कैसे करोगे। तो मेरे बच्चों जो इनसे पहले वर्ब होगी वही वर्ब इनके बाद होनी चाहिए। अगर यहां V1 है तो यहां भी V1 आएगा, अगर यहां V2 है तो यहां भी V2 आएगा, अगर मेरे बच्चे V3 है तो यहां भी V3 आएगा, और यहां मेरे प्यारे बच्चों अगर ING है तो यहां भी मेरे प्यारे बच्चों ING का इस्तेमाल होगा। तो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है, ध्यान से मेरी बात समझना बच्चे कि इस क्वेश्चन में एंड के बाद ये दिखा मेरा एंड, ठीक है। अब इस एंड के बाद और एंड से पहले क्या होगा ये मुझे देखना है। तो दे सर्व्ड स्टफ्ड गार्लिक ब्रेड एंड मोल्टन चॉकलेट इन द बर्थडे पार्टी ऑफ देयर सन पर्थ लास्ट वीक। अब इसमें एंड के बाद कोई वर्ब नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में फ्रेम ऑफ टाइम तो दे दिया। तो जब इस क्वेश्चन की बात करते हैं मेरे बच्चे, जब इस क्वेश्चन की हमने बात की तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से मेरी बात समझिए कि इस क्वेश्चन में लास्ट वीक आ गया। तो लास्ट वीक आ गया यानी पास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाई ऐसे और कौन कौन से वर्ड्स थे, तो यहां पे ध्यान से देखिए कि यस्टरडे, प्रीवियस डे, अगो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ जब भी आएगा तो हमेशा मेरे बच्चे पास्ट का यूज होगा। तो यहां पे सर्व की जगह जो सही जवाब आएगा वो क्या आएगा, सर्व्ड। तो सर्व्ड किस पार्ट में था, इस वाले में आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, ए इज द राइट आंसर।
अब कहानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने भी क्या बताया था आपको पिछले एग्जांपल में कि जब कोई भी दो वर्ब आप एंड के साथ जोड़ोगे, मेरे बच्चे ध्यान से देखना, आपने कोई भी दो वर्ब एंड के साथ जोड़ी। अब इस क्वेश्चन में देखिए ये क्या लिखा है, एंड। अब एंड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो जब एंड के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, तो चेंज, अंडरलाइन ये वाला पार्ट है, वो वाला पार्ट नहीं है, तो चेंज भी यही होगा। तो अगर एंड के बाद मेरे बच्चों वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपको एंड से पहले भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, यानी यहां पर पुश वर्ड गलत है। तो जब पुश गलत है तो पुशिंग भी नहीं आएगा, पुशेस भी नहीं आएगा। बच्चे कितने, दो। और द बशेस लिखा है ना, इसको हटाओ, सीधा जो लिखा है बस वही रहने दो, ये तो कंफ्यूज करने के लिए दे देता है। तो यहां पर पुश्ड द बशेस का राइट आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 20 क्या कहता है मेरे बच्चे, इट हैज रेनिंग। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि इस हैज के साथ जो ये हैज लिखा है मेरे बच्चे, आप हैज लिखो या मेरे प्यारे बच्चों हैव लिखो, इसके साथ सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी चाहिए। अब रेनिंग लिखा है तो बस आप इस हैज को काट दो, इट के साथ इज लगा दो, क्योंकि आगे प्रेजेंट में चल रहा है तो इसको हम सेम रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों बस आपको शैल रेन नहीं लिखना, विल नहीं लिखना और रेन्ड नहीं करना। आंसर क्या आएगा, इट इज रेनिंग। बस आपको हैज रिमूव करना है और हैज की जगह सीधा इज लगा दीजिए, उसका सही जवाब आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है बच्चे, सिंस या फोर प्लस टाइम वाला एग्जाम्पल है। अब इस क्वेश्चन को मेरे बच्चे पढ़ना है कि क्या आएगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में हैव बीन भी है, इस क्वेश्चन में सिंस भी है। तो मैंने आपसे कहा था कि सिंस कब लगाना है, तो जब सिंस लगाना है जिस टाइम में एस ना दिया गया हो। तो मेरे बच्चे इस टाइम में एस नहीं दिया गया क्योंकि वीक लिखा हुआ है, तो मेरे बच्चे सिंस बिल्कुल ठीक है क्योंकि यहाँ पे वीक लिखा हुआ है और यहाँ पे हैव बीन लिखा है। फोर के केस में क्या होगा कि जब हम टाइम में एस लगाते हैं, मेरी बच्चे ध्यान से समझना, जब हम टाइम में एस लगाते हैं, फ्रॉम के केस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो इज एम आर प्लस आई एन जी का इस्तेमाल होगा। तो ये क्वेश्चन भी यहां पर आ गया। अब इन मुझे लगा नहीं तो फ्रॉम मेरा आएगा नहीं, ये फोर आएगा नहीं। आंसर क्या आएगा, नो इंप्रूवमेंट। इस क्वेश्चन में कोई भी गलती नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 22 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, इफ वी हैड मूव टू इटली व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। मेरे बच्चे एक रूल आपको मैं दिखाता हूं, ध्यान से देखना, आपको ये रूल याद होगा कि इफ के बाद, ये कंडीशनल सेंटेंस का भी है, इफ के बाद अगर मेरे प्यारे बच्चों हैड प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाए, थर्ड फॉर्म आ जाए। इफ मेक्स अ पेयर विद हेड प्लस V3, अगला या पिछला जो यूज होगा मेरे दोस्त वो हमेशा एक ही यूज होगा और वो क्वेश्चन होगा वुड हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, इफ मेक्स अ पेयर विद हेड प्लस V3। जब आपने इफ के साथ हेड प्लस V3 लगा दिया, ये आ गया इफ। इफ के साथ आपने क्या लगा दिया, हेड प्लस V3, यस और नो। तो आगे वाला मेरे बच्चे विल और ये गया सीधा वुड लगाना, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, सी। तो कंडीशनल सेंटेंस का कॉम्बिनेशन पेयर ऑफ इफ है, पेयर नंबर 4। इसको एक बार दोबारा पढ़ना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो आपके पेपर में आ सकता है। एग्जाम्पल नंबर 23 एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कहीं ना कहीं हेल्पिंग वर्ब गलत है। कैसे पता चला, तो मैं बताता हूं मेरे प्यारे बच्चों। पहले आप एलिमिनेशन फॉर्मेट देखिए, क्या मैं कैन के साथ बीन लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता। क्या मैं इस कैन के साथ बीन लगा सकता हूं, नहीं लगा सकता। क्यों मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ध्यान से देखना, तीन चार चीजें होती हैं यहां पे। एक होता है बी, जो जनरली किसके साथ लगता है, जो बी लगता है ना ये मॉडल्स के साथ लगता है, जैसे विल हो गया, जैसे मेरे प्यारे बच्चों शैल हो गया, जैसे मेरे बच्चे मे हो गया, कैन हो गया, या इनके जो पास्ट होते हैं आप उनके साथ बी लगाओ। जो ये बीइंग लगता है, ये धरती पे सिर्फ 5 हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। ये लगता है मेरे बच्चे इज के साथ, एम के साथ, आर के साथ, वॉज के साथ, या मेरे प्यारे दोस्तों ये लगता है वर के साथ। मेरे बच्चे जो ये बीन लगता है, ये लगता है मेरे बच्चे किसके साथ, हैज के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों ये किसके साथ लगता है, हैव के साथ। मेरे प्यारे बच्चों ये किसके साथ लगता है, हेड के साथ। और मेरे प्यारे दोस्तों ये जो लगता है ये किसके साथ लगता है, विल हैव के साथ लगता है। अब यहां पे समझना है मेरे दोस्त, ध्यान से देखना कि मैं किसके साथ क्या यूज कर रहा हूं। तो दो ऑप्शन तो मेरे ये वैसे भी लॉजिकली चले गए, एक ऑप्शन तो लॉजिकली ये भी चला गया कि भाई हैज के साथ बी का तो मैं यूज नहीं कर सकता ना, तो मेरा ये वाला ऑप्शन भी यहां से चला गया। तो 4 में से जब 3 चले गए तो एक जो बचेगा वो मेरा सही जवाब होगा। तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट जब भी नजर आए तो ध्यान रखना हमेशा एलिमिनेशन फॉर्मेट को फॉलो करना है।
मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी कई बार बताया था और मैं दोबारा समझाता हूं कि जब आप टाइम के केस में, देखो इस क्वेश्चन में अंडरलाइन क्या है, देखो टाइम के केस में अगर एस लग रहा है तो सीधा सीधा आप क्या लगाएंगे 4। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप टाइम के केस में एस नहीं लग रहा तो मेरे बच्चे आप क्या लगाएंगे सिंस। बस आपको ये देखना। अब देखो यहां पे इस एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, सिंस लिखा हुआ है, हाँ या ना। लेकिन इसके केस में ईयर्स में देखो ध्यान से एस लग रहा है, हाँ या ना। तो यहां पे एस क्या है, लग रहा है। तो ये ट्रिक याद रखना, कोई पॉइंट ऑफ टाइम, कोई एग्जैक्ट टाइम, कोई ड्यूरेशन ऑफ टाइम नहीं पढ़ना है। मैं सीधी ट्रिक बता रहा हूं कि अगर टाइम में एस लग रहा है तो आप लगाएंगे 4, नहीं लग रहा तो सिंस। अब यहां पे टाइम में एस लग रहा है, इसका मतलब यहां पे ये सिंस क्या है, गलत है। अब सिंस गलत है तो टाइम में अगर एस लग रहा है तो सीधा सीधा बेटा आप क्या लगाएंगे 4। तो जो डिफरेंस आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। तो बस आप ऑप्शन में देखिए 4 किस में है, तो एक ही ऑप्शन 4 का था। बाकी इन तो यूज होगा नहीं, बाय यूज होगा नहीं, फ्रॉम यूज होगा नहीं। कई बच्चे पूछेंगे सर फ्रॉम यूज क्यों नहीं किया आपने, तो मेरे बच्चों मैंने क्या बोला था कि फ्रॉम आप तब लगाएंगे कि जब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होगा, इज एम आर होगा या वाज वर होगा। लेकिन यहां पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव बीन, हैज बीन, हैड बीन। तो उसके केस में हम सिर्फ सिंस या फोर का इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ए होगा। ये क्वेश्चन दिखने में जितना बड़ा है नहीं उतना आसान है। कैसे पता चला, तो मेरे प्यारे बच्चों अगर ध्यान से देखा जाए तो मेरी पहली क्लास का जो पहला रूल होगा वो क्या होगा कि सेंटेंस पास्ट में शुरू होगा और खत्म किस में होगा, पास्ट में होगा। अगर आपने ये लाइन समझ ली तो आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। ये भी स्टार्ट कर दिया और यहां से एंड कर दिया। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मेरे दोस्त यहां पे क्या लिखा हुआ है, वॉज लिखा हुआ है। ऑल्दो ही वॉज एग्जॉस्टेड फ्रॉम वर्किंग। मेरी बात ध्यान से समझना मेरे बच्चे, यहां पे क्या लिखा है, वॉज, यानी सेंटेंस मेरे दोस्त किस में शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हो गया। तो अगर कोई एग्जाम्पल पास्ट में शुरू होगा तो एंड भी किस में होगा, पास्ट में होगा। मैंने कहा सर बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर जो ये कंटिन्यूज लिखा है ये गलत है, ये गलत है। तो इसकी जगह इसी की सेकेंड फॉर्म आप यहां पे बना दीजिए। तो यहां पर क्या आना चाहिए था, कंटिन्यूड आना चाहिए था। तो जब कंटिन्यूड की बात करेंगे तो विल भी यहां पे गया, हैज भी यहां पे गया और कंटिन्यूज भी गया। 4 में से 3 ऑप्शन गए, एक बचा, वो मेरा राइट आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 26 क्या कहता है, माई पेरेंट्स हैड नॉट कॉल मी येस्टरडे। मैंने कहा सर इस सवाल को कैसे करेंगे, तो मेरे बच्चे ध्यान से देखना। मैंने आपको क्या बोला था कि आप हैड लगा लो या आप हैव लगा लो या मेरे प्यारे बच्चों आप हैज लगा लो। इनके केस में आप हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। तो हैव के केस में कॉल नहीं आएगा, सीधा सीधा यहाँ कॉल्ड होना चाहिए था। ध्यान से मेरी बात समझना। डज नॉट कॉल, कॉल होता है, कॉलिंग नहीं होता। बच्चे कितने हैं, 2। एक डिड नॉट कॉल और एक डज नॉट कॉल। अब सवाल यहां क्या कहता है, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, यस्टरडे। तो यस्टरडे, प्रीवियस डे, अगो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ये रिप्रेजेंट करते हैं पास्ट को। तो जब पास्ट को रिप्रेजेंट करेंगे तो जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन में डू गया, हैव गया, डज गया। एक ही ऑप्शन था और सही जवाब मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, बी इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 27 क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। द पीपल हु लिव हियर हैव हैड सेम काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल अंटिल हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। तो मेरे बच्चे अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हैव और हैड लिखा है, यानी वही कंडीशन आ गई कि पास्ट परफेक्ट है कि हैज हैव हैड आ गया या हैज हैव प्लस V3 आ गया या आईएनजी आ गया। तो उसके केस में हम टाइम का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके केस में, टाइम के इस्तेमाल के केस में मेरे बच्चे आप किसका इस्तेमाल करेंगे, फोर का इस्तेमाल करेंगे। तो थ्रो यूज होगा नहीं, ऑल्दो यूज होगा नहीं, सिंस यूज होगा नहीं, क्योंकि इसके टाइम में हंड्रेड्स ऑफ ईयर जो लिखा है मेरे बच्चे ध्यान से समझना। तो 4 का सही जवाब होगा। चलिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 28 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। आई हैव थिंक। मेरे प्यारे बच्चों अभी हम लोगों ने क्या समझा था, मैं कई बार बता चुका हूं कि जब हम हैव का इस्तेमाल करते हैं या हम हैड का इस्तेमाल करते हैं या हम हैज का इस्तेमाल करते हैं या मेरे प्यारे बच्चों हम विल हैव का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके केस में आप सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो ये ध्यान रखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन सी वर्ब यूज हो रही है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, हैड के साथ जो थिंक था ये गलत था, एम के साथ जो थिंक था ये गलत था। बचे 2। आई विल थिंक टुमारो नहीं होगा, आई थिंक टुमारो होगा। रीजन मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि ग्रामेटिकल रूल ये कहता है कि एक विल ईरा और एक विल ईरा। तो रूल के हिसाब से किसी भी एग्जाम्पल में 2 विल, 2 शैल, 2 वुड का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सही जवाब जो होगा वो ए होगा।
एग्जाम्पल नंबर 29 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता, शी विल एक्सेप्ट हिज लव प्रपोजल इफ ही विल एक्सप्रेस इंप्रेसिवली। क्वेश्चन को कैसे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस सवाल को जब ध्यान से देखोगे तो इस एग्जाम्पल में कितने विल है, इस एग्जाम्पल में 2 विल है, एक विल ये रहा, एक विल ये रहा। तो मैंने एक रूल बताया था कि किसी भी एग्जाम्पल में ना ही कभी 2 विल 2 शैल और ना ही कभी मेरे बच्चे 2 वुड का इस्तेमाल होगा। अगर आप कर रहे हो तो ग्रामेटिकली क्या होगा, वो गलत होगा। तो सही मेरे प्यारे बच्चों आप करोगे तभी आंसर होगा। तो 2 विल 2 शैल 2 वुड किसी भी एग्जाम्पल में नहीं होंगे, दोनों में से एक गलत होगा। कौन सा गलत होगा, जो कंजक्शन के नियरेस्ट होगा, जो क्या होगा, कंजक्शन के नियरेस्ट होगा। तो जो कंजक्शन के नियरेस्ट होगा हम उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो एक विल मेरे प्यारे बच्चों ये रहा, एक विल ये रहा। तो जैसे ही विल हटाओगे तो अपने आप एक्सप्रेस बच गया। अब कहानी क्या है कि सब्जेक्ट ही था तो ही के साथ एक्सप्रेसेस आना चाहिए। तो ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। तो आंसर मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 30 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखना। द स्टूडेंट्स वर रिस्टोर्ड टू कंप्लीट द असाइनमेंट बाय फ्राइडे। यहां पर वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है सारी की सारी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो डिक्लेयर नहीं कर रहा, डिजाइंड नहीं कर रहा, रिस्टोर नहीं कर रहा, स्टूडेंट से उम्मीद की जाती है। तो यहां पर जो सवाल आएगा मेरे बच्चे, उम्मीद करना। तो उम्मीद करने के केस में यहां पे जो सही जवाब आएगा द स्टूडेंट्स वर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द असाइनमेंट्स बाय फ्राइडे। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। यहां वोकैब बेस्ड आंसर था लेकिन क्वेश्चन में सारी की सारी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया था और थर्ड फॉर्म का भी इस्तेमाल किया गया था। एग्जाम्पल नंबर 31 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से करते हैं। अगर आपको देखा जाए तो मेरे बच्चे क्या लिखा है, हैज। ध्यान से मेरी बात समझना। क्या विल के साथ वॉन वैलिड है? नहीं, क्योंकि विल अपने साथ मेरे बच्चे वर्ब की कौन सी फॉर्म लेकर चलेगा, फर्स्ट। हैड के साथ गलत है क्योंकि हैड अपने साथ मेरे बच्चे वर्ब की कौन सी लेके चलेगा, थर्ड फॉर्म। तो ये दोनों गलत हो गए और ये भी गलत हो गया। क्यों गलत हुआ, क्योंकि हैज अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लेके चलेगा, थर्ड फॉर्म लेके चलेगा। तो ये वाला ऑप्शन भी गया और जो सही जवाब यूज होगा मेरे प्यारे बच्चों, डी इज द राइट आंसर। हैबिचुअल एक्शन, यूनिवर्सल फैक्ट और हिस्टोरिकल फैक्ट की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्वेश्चन मेरे बच्चों ध्यान से देखना होगा कि इस क्वेश्चन में फ्लोइंग लिखा है। अब मेरे बच्चे ध्यान से समझना, ये एक क्या है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है या हैबिचुअल भी कैसे, भाई नदी बहती है तो जब नदी बहती है तो ये एक हैबिचुअल एक्शन की बात करता है। तो जब नदी बहती है तो वाज के साथ फ्लो यूज नहीं होगा। दूसरी बात, इज के साथ फ्लो यूज नहीं होगा, इज के साथ फ्लोड यूज नहीं होगा। सही जवाब क्या आएगा, बी। बिकॉज हैबिचुअल एक्शन जो यूज होगा मेरे प्यारे बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को डिफाइन करेगा कि नदी बहती है। और एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी, हिस्टोरिकल तो नहीं कहूंगा, यूनिवर्सल फैक्ट है और यूनिवर्सल फैक्ट के हिसाब से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 33 मेरे बच्चों क्वेश्चन कहता है, आई डोंट वियर द सन ग्लासेस एट द मोमेंट। कहता है मैंने उस मोमेंट पे सन ग्लासेस नहीं पहने थे, यानी पास्ट की बात कर रहा है। जब पास्ट की बात कर रहा है तो मेरी बच्चे देखो नेगेटिव है, आई वोर और आई वॉज वियरिंग और आई एम नॉट वियरिंग, तीनों गए। आंसर क्या आएगा, आई डिड नॉट वियर। बिकॉज आई डोंट वियर का ऑप्शन ही नहीं है, नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन में है नहीं, तो मुझे डू नॉट को डिड नॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो पास्ट के एक्शन की बात कर रहा है। और जब पास्ट के एक्शन की बात करेगा तो आंसर में ए आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 34 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। द मैन वॉज कन्विक्टेड फॉर मर्डर बाय द ज्यूरी बट ही इज नॉट कमिटेड इट। अब रूल देखो मेरे बच्चे, ये प्रॉपर्टी किसकी है, वॉज। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी किस में शुरू हुई, पास्ट में शुरू हुई। तो यानी सेंटेंस किस में शुरू हुआ, पास्ट में। तो जब हम कोई भी एग्जाम्पल पास्ट में शुरू करेंगे तो उसका जो एंड होगा वो भी किस में होगा, पास्ट में होगा। तो इस क्वेश्चन को देखिए, जब वाज लिखा है तो हैव आएगा नहीं, हैज आएगा नहीं, एम आएगा नहीं, क्योंकि तीनों के तीनों प्रेजेंट के ऑप्शन थे और एक ही ऑप्शन था पास्ट का। तो जो करेक्ट आंसर आएगा मेरे बच्चे वो सी इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 35 मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से कहते हैं, कुछ वर्ब होती हैं जिन्हें हम लोग मेरे बेटे यहां पर क्या कहते हैं, स्टैटिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैटिटिव वर्ब कहते हैं।
तो जब बात स्टेटिव वर्ब की होती है तो जिनमें आईएनजी नहीं लगती, तो ऐसी बहुत सारी वर्ब है। जैसे मेरे बच्चे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लव हो गया, मेरे बच्चे लाइक हो गया, मेरे प्यारे बच्चों हेट हो गया, या मेरे दोस्त यहाँ पर नो भी लिख सकते हैं, या मेरे बच्चों सी हो गया, या मेरे दोस्त यहाँ पर वांट हो गया, या मेरे बच्चे यहाँ पर सीम हो गया, इवन ओन भी इसी में ही आता है। आप इनके आगे आईएनजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप आईएनजी यूज कर रहे हो तो वो मीनिंग ही चेंज कर देगा। इवन स्मेल, टेस्ट, इनके अंदर भी आप आईएनजी नहीं लगा सकते। ये वर्ब ऑफ सेंसेशन होती हैं। तो जब आईएनजी नहीं लगेगी तो यहाँ पे जो इज ओन लिखा है तो ये तो गलत हो गया। अब इसकी जगह जिसमें आईएनजी, तो इज के साथ ओन, ये तो सेंटेंस ही गलत बना रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी गया, ये वाला ऑप्शन भी गया। और फ्रेंड यहां पर सिंगुलर है, फ्रेंड यहां पर सिंगुलर है, तो ओन यहां पर क्या है, प्लूरल है, ठीक है फ्रेंड। और ओन्स यहां पर मेरे बच्चे क्या है, सिंगुलर है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब भी कैसी होंगी, सिंगुलर होंगी। और करेक्ट आंसर जो यूज होगा वो बी इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, कंडीशनल सेंटेंस का फिर एक एग्जांपल आया। दोस्त हमेशा ध्यान रखना, आपको ये रूल याद होगा कि इफ के साथ अगर मैं वर्ब प्लस नाउन का इस्तेमाल कर रहा हूं तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इसके एग्जाम्पल में इफ के केस में आप हमेशा एक ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करोगे और वो हेल्पिंग वर्ब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, वर होगा। तो जब वर होगा तो इफ के केस में यहां क्या दे रखा है, वाज को काट दो और सही जवाब क्या आ जाएगा, वर। अब ऑप्शन में मुझे देखना पड़ेगा कि यहां पर विल था, ये गया, यहां पर बी था, ये गया, यहां पर एम था, ये गया। तो सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, ए इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 37 मेरे बच्चों क्या कहता है, अब्राहम लिंकन हैज बीन द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनियन स्टेट्स एंड सेव। अब ध्यान से देखिए, यहां पर भी वही गेम आ गई। अगर ध्यान से देखो, मैंने कहा था कि जब आप कोई भी दो वर्ब एंड के साथ जोड़ोगे तो जो वर्ब एंड से पहले होगी वो एंड के बाद होगी। अब एंड से पहले यहां पर क्या लगा दिया मैंने, V1 लगा दिया, तो मेरे बच्चों यहां भी क्या होगा, V1 होगा। अब एंड से पहले यहां V2 लगा दिया तो मेरे बच्चों यहां भी क्या होगा, V2 होगा। अब एंड से पहले मैंने यहां V3 लगा दिया तो मेरे बच्चे यहां भी क्या होगा, V3 होगा। अब एंड से पहले मेरे बच्चों मैंने क्या लगा दिया, ING लगा दिया, तो यहां भी मेरे दोस्तों क्या होगा, ING होगा। तो इस सवाल को कैसे किया जाएगा, क्वेश्चन मेरे बच्चे ध्यान से देखिए कि इस एंड से पहले, मैं क्वेश्चन की बात करता हूं, इस एंड से पहले जो बीन लिखा है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इस एंड के बाद अगर आप जो यूज करोगे तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए थी। तो ये सेव तो यहां पे गलत है। अब मुझे सही जवाब निकालना था, तो सही जवाब मेरे बच्चे ये तो गया, ये भी गया। बच्चे क्या, सेव द यूनियन ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर। तो ड्यूरिंग द वॉर होता है मेरे बच्चे, इन द वॉर नहीं होता, या ऑन द वॉर, सॉरी ऑन द वॉर नहीं होता। तो यहां पे ऑन की वजह से यह ऑप्शन चला गया और सही जवाब जो आया, सी इज द राइट आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 38 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से करना और मजा आएगा। एन अल्ट्रा लाइट एयरप्लेन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ कन्वेंशनल एयरप्लेन, इट इज लुकिंग लाइक अ लॉन्च है। मैंने क्या बोला, अब लुक के अंदर ING नहीं लगा सकते। आप कह सकते हो स्पीकिंग टर्म्स में, लेकिन अगर बात ग्रामर की जाए तो लुक में ING नहीं लगेगा। तो इट इज लुकिंग की जगह इट लुक्स लाइक होना चाहिए। तो क्योंकि यहां पे तो एक हैबिचुअल एक्शन की बात भी कर रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में सही जो जवाब होगा इट लुक्स लाइक होगा। तो क्योंकि इट के साथ लुक तो आएगा ही नहीं, ये गया, बात प्रेजेंट में चल रही थी, ये गया, ING में लगा नहीं सकता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आएगा वो डी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन वर्ब बेसिक के साथ साथ टेंस में भी आता है। क्यों मेरे बच्चे, ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, एक बात देखिए, जब हम पास्ट का कोई सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं और मुझे अगर पास्ट में ही बात करनी है तो इस शुड को पास्ट बनाने के लिए मुझे शुड हैव लगाना पड़ेगा, या इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों मुझे मस्ट हैव लगाना पड़ेगा। और जिसका केस ये आता है, इसका मीनिंग आता है मेरे बच्चे यहां पर चाहिए था। क्या आएगा मेरे बच्चे, चाहिए था। अब इसके लिए देखिए ये डिड, मेरे बच्चे ये डिड जो है यहां पर पास्ट है। राजू डिड वेरी वेल, राजू ने बहुत अच्छा किया इन द एग्जाम में, इसका मतलब उसने बहुत मेहनत की होगी या करनी चाहिए थी। कंपल्शन आ गया कि भाई उसने की होगी। तो जब कंपल्शन की बात आती है, देखो शुड का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये सिर्फ एक सजेशन आता है। क्या आता है, ये एक सजेशन होता है। मस्ट का जब हम यूज कर सकते हैं तो ये एक कंपल्शन आता है। क्या आता है, कंपल्शन आता है। तो इन दोनों के केसेस में आप क्वेश्चन को कैसे करोगे मेरे बच्चे, तो यहां पे
अब मैं तो लगाओगे नहीं और ये वाला भी चला गया। अब मस्ट लिखा था तो उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, मस्ट स्टडी काट दो और यहां पर जो सही जवाब आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, स्टडीड। तो सही जवाब जो होगा वो सी होगा, मस्ट हैव स्टडीड वेल इज द राइट आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 40 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, द रैबिट वॉज रिमेन स्टेशनरी। अब ध्यान से मेरी बात समझना बच्चे कि जब आप वॉज लगा रहे हो या आप वर लगा रहे हो, क्वेश्चन को समझिए, या आप इज लगा रहे हो या आप एम लगा रहे हो या मेरे प्यारे बच्चों आर लगा रहे हो, इसके केस में आप दो चीजें लगाओ, या तो मेरे दोस्त आप आईएनजी लगाओ या मेरे बच्चे आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करो। सवाल ये कहता है कि आप यहां में से दोनों में से कुछ भी यूज नहीं कर रहे, तो रिमेन यहां पे गलत है। अब ये तो गया, रिमेन गया और वर रिमेंड गया। क्यों वर इसलिए चला गया क्योंकि रैबिट है और रैबिट यहां पे एक सिंगुलर प्रॉपर्टी है, तो सिंगुलर के साथ हम वाज का ही इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वाज के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, तो रिमेंड स्टेशनरी सही जवाब होगा। कंडीशन ये कहता है कि बी बीइंग बीन का इस्तेमाल कैसे होता है। तो मेरे दोस्त ध्यान से समझिए कि जो आप बी का इस्तेमाल करते हो, बी जो लगता है ये विल के साथ लगता है, ये शेल के साथ लगता है, ये मे के साथ लगता है और मेरे बच्चे ये कैन के साथ लगता है। जो ये बीइंग आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये बीइंग का इस्तेमाल जो लगता है मेरे बच्चे इज के साथ होगा, एम के साथ होगा, आर के साथ होगा, वॉज के साथ होगा और मेरे प्यारे बच्चों वर के साथ होगा। जो ये बीन आप लिख रहे हो मेरे बच्चे, ये यूज होगा हैज के साथ होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों हैव के साथ यूज होगा, या मेरे प्यारे बच्चों ये किसके साथ यूज होगा, हैड के साथ यूज होगा। अब इस कंडीशन को आपको समझना होगा कि मैं हैव के साथ बीइंग इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये वाला चला गया। रकून्स प्लूरल है, अब ध्यान से देखना पड़ेगा, आर फ्यू एक्टिव। अब जो फ्यू है इसके साथ जो एक्टिव वर्ड लिखा है ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंट ये गया, तो एर मच एक्टिव नहीं होगा, मोर एक्टिव होगा। तो जो सही जवाब आएगा वो ए इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 42 मेरे बच्चे क्या कहता, फिल्म डायरेक्टर डिसाइड टू रीशूट। मेरे बच्चे जब वो बंदा रीशूट कर रहा है, इसका मतलब एक्शन ऑलरेडी हो चुका है। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे, एक्शन जो है ऑलरेडी हो चुका है, हाँ या ना। अब जब एक्शन ऑलरेडी हो चुका है तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो इस सवाल को यहां पे ध्यान से देखते हैं। तो कहानी क्या है बच्चे, एक्शन ऑलरेडी रीशूट हो चुका है। और दूसरी बात, अगर आप डायरेक्टर की बात करते हैं तो डायरेक्टर मेरे बच्चे यहां पर क्या है, सिंगुलर है। कैसा है मेरे बच्चे, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के केस में जो वर्ब होगी वो भी मेरे बच्चे क्या होगी, सिंगुलर होगी, हाँ या ना। तो जब इसकी कंडीशन की हम बात करते हैं तो डिसाइड नहीं डिसाइड्स होना चाहिए था, जो ऑप्शन में है नहीं, तो ये भी गया। डिसाइडिंग आ नहीं सकता बिना इज मार के, तो आंसर क्या आएगा, डिसाइडेड इज द राइट आंसर, यानी सी इसका सही जवाब होगा। एग्जाम्पल नंबर 43 मेरे प्यारे बच्चों कहता है कि जब हम कोई भी दो वर्ब एंड के साथ जोड़ते हैं, ध्यान से मेरी बात समझना, जब हम कोई भी दो चीजें एंड के साथ जोड़ते हैं तो क्वेश्चन की प्रॉपर्टी में कहता है कि एंड के साथ इधर V1 होगा तो इधर भी V1 होगा, इधर अगर V2 होगा तो मेरे प्यारे बच्चों इधर V2 होगा, अगर इधर V3 होगा तो इधर भी V3 होगा, अगर मेरे प्यारे दोस्त इधर ING होगा तो इधर भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, ING होगा। तो इस एंड से पहले जो सिट्स है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, तो यहां भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो स्टेयरिंग की जगह स्टेयर्स आना चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन भी चला गया। अब ध्यान से देखिए, ये वाला गया, ये वाला क्यों गया, क्योंकि एट एक फिक्स प्रीपोजिशन है इसके साथ जो लगी हुई है, तो स्टेयर एट होता है, यानी किसी चीज पर घूरने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 44 कहता है ए मैन मे डाई, एक व्यक्ति मर सकता है, नेशंस में राइज एंड फॉल बट एन आइडिया लिव्ड ऑन, यूनिवर्सल फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन और हिस्टोरिकल फैक्ट, हमेशा सिंपल प्रेजेंट में बनेगा मेरे बच्चे। तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट भी है और प्रोवर्ब भी है, तो आइडिया के केस में लिव नहीं आएगा, ये गया। अब लिव्स इन और लिव्स ऑन। अब क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, इस सवाल को ध्यान से एक बार देखते हैं। तो इस सवाल में जो सही जवाब आया मेरे बच्चे, लिव्स ऑन आएगा, ना कि लिव्स इन आएगा, क्योंकि जो प्रीपोजिशन लिखी है उसको लिखा रहने दो और सही जवाब वर्ब में चेंजेस कर दो। तो ये थे मेरे बच्चे 45 एग्जांपल। नाउ कम टू द पॉइंट 45। एग्जाम्पल नंबर 45 की अगर मैं बात करता हूं तो एग्जाम्पल नंबर 45 कहता है दिस हीप ऑफ रबिश हैज नॉट बीन रिमूव फॉर 6 मंथ। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इस सवाल को आप ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में
हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए थी? थर्ड, जबकि वहां पर कौन सी लगा रखी है? फर्स्ट। अब फर्स्ट फॉर्म को रिमूव कर देंगे और ये वाला ऑप्शन तो मेरा गया क्योंकि मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए थी। अब हैज बीन रिमूविंग, मेरे बच्चे यहां पे ध्यान से देखिए 4 प्लस टाइम है, तो जब 4 प्लस टाइम है तो यहां पर आपको हैज रबिश, दिस हीप ऑफ रबिश हैज नॉट बीन रिमूविंग आना चाहिए। तो मेरे बच्चे आपको बीन रिमूविंग करना है, तो बीन रिमूविंग फ्रॉम, बीन रिमूविंग रिमूव्स, देखो बीन के साथ रिमूव्स नहीं आएगा, इसको यहां से मैंने हटा दिया। दूसरी बात, बीन के बाद रिमूव्ड 4 तो मैं कर सकता हूं, लेकिन फ्रॉम 6 मंथ करना यहां पे गलत हो जाएगा। तो यहां पे बीन रिमूव्ड, हैज बीन रिमूव्ड इज द राइट आंसर। आंसर क्या आ जाएगा? डी। ठीक है, क्योंकि मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए थी। थर्ड फॉर्म किसमें लगी हुई थी? रिमूव्ड में। सो नाउ कम टू द पॉइंट, एग्जांपल नंबर 46। एग्जाम्पल नंबर 46 की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन है, द थीव्स एंटर्ड अ हाउस एट नाइट एंड डिकैम्प विद वैल्यूएबल वर्थ रेट 50,000। मैंने कहा सर ठीक है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में एंड से पहले एंटर्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड। यानी अगर आप कोई भी दो वर्ब मेरे प्यारे बच्चों एंड से जोड़ते हो तो जो वर्ब पहले है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने पहले भी बताई है, तो वही इसके बाद होगी। अब जब एंड के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो एंड के बाद भी सेकंड फॉर्म आएगी। तो जब एंड के बाद सेकंड फॉर्म आएगी तो ये वाला ऑप्शन चला गया, ये वाला ऑप्शन चला गया, ये वाला ऑप्शन चला गया, एंड द राइट आंसर इज व्हाट? 46 का ए। नाउ कम टू द पॉइंट, एग्जांपल नंबर 47। मेरे प्यारे बच्चों, एग्जांपल नंबर 47 समझ नहीं आया होगा, लेकिन बता दो कि यहाँ पे ब्लिस्टर होगा, ब्लिस्टर्स नहीं होगा, क्योंकि यहां पे माई न्यू शूज गेव मी अ ब्लिस्टर्ड। तो मेरे बच्चे पहले बता दो, गेव मी अ, अब ध्यान से देखना कि ब्लिस्टर, ब्लिस्टर्स, ब्लिस्टर, तो मेरे बच्चे ब्लिस्टर्ड नहीं होगा, हमें वर्ब की फॉर्म नहीं बनानी है, हमें एक नाउन की फॉर्म देनी है, और नाउन जो होता है ब्लिस्टर होता है। तो आई अ ब्लिस्टर नहीं होगा, मी अ ब्लिस्टर नहीं होगा, ब्लिस्टर्स नहीं ब्लिस्टर होगा, लाइक जख्म होता है एक तरह का। तो माई न्यू शूज गिव मी अ ब्लिस्टर, तो उसका जो सही आंसर होगा वो डी होगा। नाउ कम टू द पॉइंट, एग्जांपल नंबर 48। एग्जाम्पल नंबर 48 की अगर मैं बात करता हूं तो ये क्वेश्चन नरेशन का भी है, लेकिन नरेशन में टेंस तो कहीं ना कहीं पहचान लिया। अब इस सवाल का जवाब कैसे दोगे? तो ध्यान से देखिए, डैड सेड दैट। अब कहानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि दैट के बाद इन्वर्टेड कोमा ऑलरेडी देखो है, तो शी से बनाना था, तो शी वुड हैव बीन अ ग्रेट सिस्टर इफ शी वर। तो यहां पे एलिमिनेशन फॉर्मेट देखिए, इफ शी वर जस्ट अ बिट मोर केयरफुल, तो शी के साथ वर लगाना गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि शी वॉज होगा, क्योंकि इसमें नाउन वाली कंडीशन नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन मेरा चला गया। नो इंप्रूवमेंट बाद में देखूंगा, शी वुड हैव बीन अ ग्रेट सिस्टर इफ शी वर जस्ट अ बिट मोर केयरफुल, ये भी चला गया। अब इफ के बाद वर तब लगाते हैं जब हम इमेजिनेशन करते हैं एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की तरफ बनने की कोशिश करता है, तो ये भी चला गया। अब कहता है मेरे बच्चे, शी वुड हैव बीन अ ग्रेटेस्ट सिस्टर, तो मेरे बच्चे आप इस EST से पहले मेरे बेटे नहीं लगा सकते, तो ये वाला भी चला गया, और सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों जो होगा वो सही आंसर आएगा ए। नाउ कम टू द पॉइंट, एग्जाम्पल नंबर 49। एग्जाम्पल नंबर 49 की अगर मैं बात करता हूं, द बस इज नाउ फुल ऑफ पैसेंजर्स इट विल लीव सून। मेरे बच्चे अब इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूं कि भाई ये वाला हिस्सा जो है अंडरलाइन हो गया और ये वाला हिस्सा भी क्या है? अंडरलाइन हो गया। कहता है भैया आपको आंसर बताना है, द बस इज नाउ फुल ऑफ पैसेंजर्स इट विल लीव सून। तो मेरे बच्चे क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं, कहता है आंसर बताओ। अब इट विल लीव सून अंडरलाइन था, लेकिन सेंटेंस में नो इंप्रूवमेंट नहीं था, तो मेरे बच्चे इट इज लीविंग नहीं लगाएंगे, इट इज गोइंग टू लीव सून और इट हैज टू लीव सून, ये भी गया। अब बताइए, इट लीव्स सून और इट इज गोइंग टू लीव सून, तो यहां पे हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं और फ्यूचर में मेरे बच्चों विल नहीं है, तो इट इज गोइंग टू लीव सून इज द राइट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों सी। एग्जाम्पल नंबर 50 में एक स्पॉटिंग एरर निकालना था और एग्जाम्पल नो डाउट बहुत अच्छा था। क्वेश्चन था, वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज एज बिग एज इंडिया। तो बच्चे अब वेरी फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज, मेरे बच्चे बात किसकी कर रहे हो? फ्यू कंट्रीज की। कंट्रीज के हिसाब से मेरे बच्चे जो कंडीशन होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? प्लूरल होनी चाहिए। तो जब प्लूरल की बात होगी तो मेरे बच्चे इज यहां पे गलत होगा और सही जवाब क्या आएगा? आर। तो यहां पे एरर किस पार्ट में आया? इज में। इसकी जगह सही जवाब क्या होगा? आर, एंड द माई राइट आंसर इज की जगह आर का इस्तेमाल होगा। 51।
एग्जाम्पल नंबर 51, टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट दोनों का मर्ज है। कैसे पता चला? मेरे बच्चे, इस कहानी में एक कंसेप्ट है मेरे दोस्त, क्या है कि अगर किसी एग्जाम्पल में नंबर लग जाता है, तो मैंने आप लोगों से ये बात पहले भी कही होगी कि अगर किसी एग्जाम्पल में नंबर वर्ड आ गया और नंबर से पहले मेरे बच्चे ए लिखा हो या दा लिखा हो, अगर दा लिखा है तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो मेरे प्यारे दोस्त कैसा होगा? सिंगुलर होगा। और अगर ए लिखा है तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा मेरे बच्चे वो कैसा होगा? प्लूरल होगा। बस आपको ये बात समझनी होगी। तो नंबर से पहले क्या लिखा है? दा। नंबर से पहले क्या लिखा है? दा। अगर नंबर से पहले दा लिखा है तो सब्जेक्ट तो प्लूरल दोनों में होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, तो वर की जगह जो सही जवाब आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो वाज आएगा। तो यहां पर वर ग्रामेटिकली गलत है और सही जवाब जो आएगा डी इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 52। एग्जाम्पल नंबर 52 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है? क्वेश्चन देखना, शिवा मनी इज वर्किंग एज एन इलेक्ट्रिशियन फॉर द पास्ट 22 ईयर्स। मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी एग्जाम्पल में, ध्यान से इस बात को समझना, जब किसी एग्जाम्पल में मेरे दोस्त आप सिंस का यूज करो या फॉर का यूज करो और इसके साथ मेरे दोस्त आपने साथ में क्या लगा दिया? टाइम लगा दिया, तो जो नियरेस्ट हेल्पिंग वर्ब होगा वो या तो मेरे बच्चे हैज होगा, या मेरे प्यारे बच्चों हैव होगा, या मेरे प्यारे बच्चों हैड होगा, या मेरे प्यारे बच्चों वो क्या होगा? विल हैव होगा। तो इसके केस में आप बीन प्लस आईएनजी भी लगा सकते हो। अब ध्यान से देखना, फॉर द पास्ट 22 ईयर्स। अब क्वेश्चन को देखते हैं, हैड बीन वर्कड नहीं लगाना है, हैज बीन वर्किंग और वुड वर्क, ये दो ऑप्शन चलेगा क्योंकि मुझे आईएनजी चाहिए था। अब प्रेजेंट का रिमूव करो, प्रेजेंट से लगाओ। शिवा मनी एक क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। शिवा मनी मेरे बच्चे क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैव भी नहीं आएगा, एंड द करेक्ट आंसर इज व्हाट? सी इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 53 क्या कहता है? मैंने पहली क्लास में पहला रूल क्या था कि बात अगर पास्ट में शुरू हो तो एंड किस में होगा? पास्ट में होगा। इस क्वेश्चन को मेरे बच्चे कैसे किया जाए? क्वेश्चन था, वी वर ऑन द वे टू द पार्टी। मेरे बच्चों, अगर ध्यान से देखा जाए तो इस एग्जाम्पल की शुरुआत मेरे दोस्त किससे हुई? पास्ट से। अगर सेंटेंस पास्ट में शुरू होता है तो एंड मेरे प्यारे बच्चों किस में होता है? पास्ट में होता है। तो बात अगर पास्ट में शुरू तो एंड किस में होगा? पास्ट में होगा। तो मेरे दोस्त यहाँ पे विल का सेंस नहीं बनता, क्योंकि बात अगर पास्ट में शुरू तो पास्ट में खत्म। विल की जगह जो सही जवाब आएगा मेरे दोस्त वो क्या आएगा? वुड आएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा मेरे बच्चे वो क्या आएगा? विल, और विल की जगह जो सही जवाब होगा वुड। नाउ कम टू द पॉइंट, एग्जाम्पल नंबर 54। एग्जाम्पल नंबर 54, एक ग्रामेटिकली एरर निकालना था और अब ध्यान से देखिए कि आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में आईएनजी पहले लगाऊं या बाद में लगाऊं? होल्डिंग इज होगा या मेरे प्यारे बच्चों इज होल्डिंग होगा? आप समझदार हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब वर्ब से हमेशा पहले यूज होगी। ये बात हमेशा दिमाग में रखना। तो जब हेल्पिंग वर्ब वर्ब से पहले यूज होगी तो मेरे बच्चे ये इज जो है यहां आ जाएगा और ये सवाल बन जाएगा इज होल्डिंग। तो टेंस में ये क्वेश्चन था, तो ये इज होल्डिंग द, तो सही जवाब मेरे बच्चों जो आएगा इस क्वेश्चन का क्या आएगा? डी। तो यहां पे ना ये वाला पैटर्न गलत है और ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको फंसाते हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, एग्जाम्पल नंबर 55। एक रूल आप लोगों को याद होगा एग्जाम्पल नंबर 55 में, वो क्या कहता है मेरे बच्चे कि अगर किसी भी एग्जाम्पल में, मेरे बच्चों किसी भी एग्जाम्पल में अगर आप यस्टरडे का यूज करें, अगर आप मेरे बच्चों प्रीवियस डे का यूज करें, अगर मेरे बच्चे किसी सेंटेंस में आप अगो का यूज करें, तो यस्टरडे, प्रीवियस डे, अगो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, ये शब्द आपको याद होने चाहिए, मैंने टेंस में पढ़ाया था। तो इसके केस में मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना, आप जनरली पास्ट का हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे। अब इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या आ गया? लास्ट इवनिंग। तो लास्ट इवनिंग के केस में मेरे बच्चों यहाँ क्या आ गया? टेल्स। तो ये गलत है। इस टेल्स की जगह सही जवाब क्या आएगा? टोल्ड। तो यहाँ पे टेल्स की जगह टोल्ड लगाएंगे तो किस पार्ट में एरर आया? आंसर क्या आ गया? सी। मैथ जरूर करना एंड में किसके कितने मार्क्स हैं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप करंट अपडेटेड क्वेश्चन यहाँ पे सबसे ज्यादा कर रहे हो। एग्जाम्पल नंबर 56। एग्जाम्पल नंबर 56 एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। अगर ध्यान से देखें तो आपने एक सेंटेंस प्रेजेंट में शुरू किया।
आई एम रियली बोर्ड, मैं बोर हो गया हूं, ऑफ दिस मूवी, व्हेन वाज इट एंड, उसका एंड कब होगा? तो मेरे बच्चे, आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी, व्हेन वाज इट एंड की जगह अगर इस सवाल को देखा जाए तो इस क्वेश्चन में व्हेन विल इट एंड, तो इसका एंड कब होगा? तो क्वेश्चन में ये बात कर रहा है सीजीएल मेंस 2018 की, और क्वेश्चन में क्या कहता है बच्चे, व्हेन वाज की जगह सही जवाब जो आएगा व्हेन विल इट एंड। तो करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों जो यूज होगा वो डी इज द राइट आंसर। नाउ कम टू द पॉइंट, एग्जांपल नंबर 57। राधिका सर 55 में हैव बी है, चेंज नहीं होगा क्या? बेटा हैव थोड़ी था, खाली बीन से चेंज करना था, बाकी मैं देखता हूं उसे। एग्जाम्पल नंबर 57 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखना। अगर आप इस गेम को समझें तो इस गेम में बड़ा कंसेप्ट है। आपको याद होगा कि जिस सेंटेंस में वन और बडी का यूज हो जाए, अब इस सेंटेंस को कैसे समझेंगे आप इसको देखिए कि अगर किसी एग्जाम्पल में नो वन आ गया, अगर मेरे बच्चे किसी एग्जाम्पल में समवन आ गया, अगर किसी एग्जाम्पल में मेरे बच्चे एनी वन आ गया, अगर मेरे बच्चे किसी एग्जाम्पल में एवरी वन आ गया, मतलब इस तरह के कुछ वर्ड्स आते हैं, एवरी वन आ गया, फिर या एवरीबडी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरह के शब्दों को देखिए, एवरी वन आ गया, नो वन आ गया, या मेरे प्यारे बच्चों एनी बडी आ गया, एनी वन आ गया, कुछ भी अगर ऐसा आता है तो ध्यान रखना कि इनके केस में क्या होगा कि इनके केस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा मेरे प्यारे बच्चों वो हमेशा कैसा यूज होगा, सिंगुलर यूज होगा। वर्ब भी सिंगुलर होगी, हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो नो वन के केस में इन्फॉर्म्ड नहीं आएगा, या तो आप इन्फॉर्म्स लगाओ, ठीक है, या अगर पास्ट में चल रहे हो तो आप इसमें इन्फॉर्म्ड लगा दो, क्योंकि आगे पास्ट भी था कि नो वन इन्फॉर्म्ड मी दैट यू वुड बी एब्सेंट। तो यहां पे इस क्वेश्चन में ध्यान से देखा जाए तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको चेंज करेंगे, तो जब इसको चेंज करेंगे तो जो भी एक्शन लोगे वो हमेशा इन्फॉर्म में होगा, यानी उस पार्ट में होगा जो ए में है। तो नो वन इन्फॉर्म्स होना चाहिए, ये नो वन इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। कंसेप्ट अपने आप में क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 58 में मेरी पहली क्लास का पहला रूल क्या था? क्वेश्चन को दोबारा समझिए बेटा एक बार, सबको बताया हुआ है मैंने ऑलरेडी पहले भी कई बार कि बात अगर पास्ट में शुरू हो तो मेरे प्यारे बच्चों एंड किस में होगा, पास्ट में होगा। तो जब बात पास्ट में शुरू और पास्ट में खत्म करेंगे तो कैसे करेंगे मेरे बच्चे? ध्यान से समझना कि यहां पे क्या आ गया, रिकॉल्ड हो गया। सेंटेंस किस में शुरू हुआ, पास्ट में, तो यहां पे मेरे बच्चों जो हैव है वो ग्रामेटिकली क्या होगा, हैड आ जाएगा। तो यहां पे जो हैव किस पार्ट में था, इस वाले सेक्शन में था, तो इस वाले सेक्शन में था, तो सही जवाब मेरे बच्चों क्या आ जाएगा, ए, हैव की जगह हैड इज द राइट आंसर। 59 एग्जाम्पल देखने में बड़ा शानदार लग रहा होगा, लेकिन गलती क्या है मेरे बच्चे मैं बताता हूं, ध्यान से देखिए कि अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप हैज लगा लो, ठीक है, इस हैज के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड। क्यों आएगी? क्योंकि जो ये वर्ड्स हैं, हैज हो गया, हैव हो गया, हैड हो गया, या मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया, विल हैव हो गया, इनके साथ जनरली आप वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो जब थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो ये थर्ड फॉर्म नहीं है, इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, बिकम होगी। क्या होगी, बिकम होगी। तो बिकम किस पार्ट में एरर था, इसमें एरर था, क्योंकि इसकी तीन फॉर्म होती है। इसकी पहली फॉर्म मेरे बच्चे क्या होगी, बिकम होगी। इसकी जो सेकंड फॉर्म होगी मेरे बेटे वो क्या होगी, बिकेम होगी। इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी मेरे बच्चे वो बिकम होगी। तो सही जवाब जो आएगा दिस वन। तो आंसर क्या आ गया, बी। एग्जाम्पल नंबर 60 क्या कहता है, रोहित डिड नॉट केम सेम ईयर। मेरे बच्चे ये क्या लिखा है, डिड नॉट केम। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आप डू लगाएं, आप डज लगाएं, या आप डिड लगाएं। मेरे प्यारे बच्चों इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट। आप इज लगाएं, आप एम लगाएं, आप आर लगाएं, आप वॉज लगाएं, आप वर लगाएं। इसके केस में मेरे प्यारे बच्चों आप किसका यूज करोगे, आईएनजी का। तो क्वेश्चन क्या कहता है मेरे बच्चे कि डिड नॉट केम की जगह सिंपली डिड नॉट कम का इस्तेमाल होगा। तो इस क्वेश्चन में मेरे बच्चे एग्जांपल नंबर 60 जो आप लोग करेंगे तो यहां पर केम गलत होगा, केम की जगह सही जवाब जो यूज होगा वो होगा कम, एंड द करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, सी इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 61 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखना। मोस्ट डिस्प्यूट कैन बी सॉल्व्ड एमिकेबली अनलेस वन आर नॉट रेजेड।
ये क्वेश्चन कंजक्शन और टेंस दोनों का मिक्स है। कंजक्शन का कैसे, मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन में अनलेस है, जबकि रूल ये कहता है मेरे दोस्त कि अगर किसी एग्जाम्पल में अनलेस आ जाए या किसी एग्जाम्पल में अनटिल आ जाए तो इसके एग्जाम्पल में जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा। यानी कुल मिला के अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन में 2 एरर थे, लेकिन पार्ट तो एक ही एरर में था। तो एक तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा, दूसरी मेरे बच्चे कि आप इसके एग्जाम्पल में नॉट या कोई भी दूसरा नेगेटिव वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो इस अनलेस के केस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहली बात तो आर, क्योंकि 1 लिखा है तो 1 के केस में आर नहीं आएगा, इज आएगा। दूसरी बात, नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये किस पार्ट में एरर निकलेगा ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अनलेस 1 आर नॉट, तो जो ये वाला हिस्सा था ये ग्रामेटिकली गलत है। आर की जगह इज आएगा इस 1 के अकॉर्डिंग, और नॉट का यूज नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, सी इज द राइट आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन है जीरेंड और टेंस दोनों का मिला के। इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे, तो मैं बताता हूं दोस्त। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका कि आप किसी भी सेंटेंस में जब आप आईएनजी से शुरू करते हैं, चाहे वो बीइंग हो, एंटरिंग हो, रनिंग हो, स्विमिंग हो, राइटिंग हो या हैविंग हो, आप उनसे सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते। तो करोगे कैसे, तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला कि मैं इस एंटरिंग वर्ड के आगे, मैं इसकी बात करता हूं बच्चे, मैं इस एंटरिंग वर्ड के आगे यहां पर एक शब्द ऐड कर देता हूं, और या तो मैं कर देता हूं व्हाइल एंटरिंग। ये वाला आंसर हो जाएगा, क्योंकि अगर आप जीरेंड से शुरू कर रहे हो तो ये आपको व्हाइल लगाना पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीका ये है मेरे बच्चे कि यहां पे हेड प्लस V3 दे रखा है, हाँ या ना। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर यहां पर हेड प्लस V3 है तो यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है, और ये सेकेंड फॉर्म तभी आएगी जब यहां पर आप क्या लिखोगे, बिफोर। तो बिफोर के बाद सेकेंड फॉर्म अगला पिछला हेड प्लस V3। तो मेरे बच्चे एंटरिंग के केस में आप यहां से क्या करोगे, बिफोर लिखोगे। अब आई लगाओ, शी लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिफोर आई एंटर्ड ऐसे कर लीजिए। सो बिफोर आई एंटर्ड द हॉल द शो हैड स्टार्टेड, मेरे हॉल में पहुंचने से पहले शो स्टार्ट हो चुका था। तो सेंटेंस इस तरह से भी बनेगा। तो मेरे बच्चे जो भी एरर आएगा इस सेक्शन में आएगा, तो ये जो आंसर है मेरे बच्चे क्या आएगा, ए। तो ऐसे क्वेश्चन वर्ब एडवांस में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 63 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, ध्यान से देखना। आई डन गलत है मेरे बच्चे। कहानी क्या है, वर्ब की 3 फॉर्म होती है, एक फर्स्ट फॉर्म होती है, एक सेकंड होती है, और एक मेरे बच्चे क्या होती है, थर्ड फॉर्म होती है। फर्स्ट फॉर्म जो होती है हेल्पिंग वर्ब के साथ भी यूज हो सकती है, जैसे डू या डज डिड, और ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो सकती है। सेकेंड फॉर्म का गेम है कि इसके साथ आप हेल्पिंग वर्ब का यूज कभी जिंदगी में नहीं कर सकते। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि सेकंड फॉर्म के साथ कभी जिंदगी में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता। सेकंड फॉर्म हमेशा अकेली यूज की जाती है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं तो बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो यहां जो ये डन लिखा है ये ग्रामेटिकली क्या है, गलत है। अब सही करने का तरीका ध्यान से समझना, बस आपको इस डन से पहले क्या लगाना होगा, हैव। क्यों लगाना होगा, आई के केस में हैव आएगा, और इस क्वेश्चन में यहां पर क्या लिखा हुआ है, टुडे लिखा हुआ है। तो टुडे प्रेजेंट में डिफाइन करेगा, तो यहां पर बस आपको एक शब्द ऐड करना होगा, आई हैव डन, और मेरा जो करेक्ट आंसर आएगा बच्चे वो आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। THSL 2018 में जब ये एग्जाम्पल आया था तो कई लोगों ने गलती की थी, लेकिन इस क्वेश्चन में गलती करने वाली कोई भी बात नहीं है। क्यों, द कैंस फिल्म फेस्टिवल, अगर मैं बात करता हूं फिल्म फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल एक सिंगुलर प्रॉपर्टी है। क्या है मेरे बच्चे, एक सिंगुलर प्रॉपर्टी है। तो इस सिंगुलर के केस में जो वर्ब यूज होगी वो भी कैसी होगी, सिंगुलर यूज होगी, हाँ या ना। अब जब ये सिंगुलर होगी तो ये अट्रैक्ट वर्ड यहां पे गलत है, इसकी जगह जो सही जवाब आना चाहिए था वो अट्रैक्ट्स आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। तो इसके किस सेक्शन में गलती है मेरे बच्चे, तो इसके इस सेक्शन में गलती है। इस अट्रैक्ट की जगह जो सही जवाब मेरे बच्चे जो होगा वो होगा अट्रैक्ट्स, और आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सी इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 65 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, द एम्बुलेंस हैव, मेरे बच्चे फिर आप गलती कर रहे हो। ये जो एम्बुलेंस है इस क्वेश्चन को देखिए, एम्बुलेंस मेरे बेटे एक यहां पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर नाउन कह लो, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है एम्बुलेंस की अगर मैं बात करता हूं तो इसके केस में एम्बुलेंस, अब मुझे बताइए क्या सही होगा।
एम्बुलेंस हैव सही होगा या एम्बुलेंस हैज सही होगा, आपको यही पता चल जाएगा कि कौन सी प्रॉपर्टी सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो इस क्वेश्चन में एम्बुलेंस हैव ना होके एम्बुलेंस हैव होगा, सॉरी हैज होगा। तो यहां पे जो हैव लिखा था ये गलत है और इसकी जगह सही जवाब क्या आएगा, हैज। में आप हैव काट दीजिए और हैव की जगह मेरे दोस्त क्या आ जाएगा, हैज इज द राइट आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 67 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखना। द टू स्टेट्स, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, हम बात किसकी कर रहे हैं, टू स्टेट्स की। टू स्टेट्स यहां पर एक मेरे बच्चे प्रॉपर्टी जो है प्लूरल सब्जेक्ट की है। किसकी है मेरे बच्चे, प्लूरल सब्जेक्ट की है। तो जब बात प्लूरल सब्जेक्ट की जाएगी तो हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आना चाहिए। तो यहां पे इसको प्लूरल क्यों नहीं बनाया, तो हैज की जगह जो सही जवाब आएगा मेरे दोस्त वो क्या आ जाएगा, हैव इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे हैज गलत है और हैज की जगह जो सही जवाब आएगा वो क्या आएगा, हैव। एंड द करेक्ट आंसर मेरे प्यारे बच्चों जो होगा वो सी इसका सही जवाब होगा। एग्जाम्पल नंबर 68 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, माई ग्रैंड मदर हैज बीन लिव्स इन शिमला। अगर आप ध्यान से सवाल को देखेंगे मेरे बच्चे, इस बीन के बाद दो चीजें आती हैं, सॉरी इस बीन के बाद मेरे प्यारे बच्चों दो चीजें आएंगी। वो दो चीजें क्या है, ध्यान से देखिए। पहला कि आप अगर हैज बीन हैव बीन लगा रहे हो तो इसके बाद या तो मेरे बच्चे आप आईएनजी का यूज करोगे, लेकिन इसकी कंडीशन है कि इसके केस में आपको मेरे दोस्त क्या देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप V3 लगाओगे तो मेरे बच्चे यहां पर क्या बनेगा, ये एक पैसिव की कंडीशन बनेगी। तो जब पैसिव की कंडीशन बनेगी मेरे प्यारे बच्चों तो इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो यहां पे सिंस के साथ टाइम भी था, तो इस क्वेश्चन में लिव्स गलत था और उसकी जगह जो सही जवाब आएगा वो क्या आएगा, लिविंग। तो करेक्ट आंसर मेरे बच्चे किस पार्ट में एरर होगा, यहाँ पे इस पार्ट में एरर होगा और ये सही जवाब आएगा ए। लिव्स की जगह जो सही जवाब आपने लिखना है मेरे बच्चे वो क्या होगा, लिविंग इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 69 दिखने में जितना बड़ा है लेकिन है उतना आसान, कैसे पता चला बच्चे, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में हैज के साथ बंदे ने कौन सी फॉर्म लगा रखी है, फर्स्ट फॉर्म, जो ग्रामेटिकली गलत है, यूज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जनरली क्या होता है मेरे बच्चे, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि आप हैज का इस्तेमाल करो, आप हैव का इस्तेमाल करो, आप हैड का इस्तेमाल करो, या प्यारे बच्चों आप विल हैव का इस्तेमाल करो। इसके केस में आप हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ना कि फर्स्ट फॉर्म का। जब आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो क्वेश्चन में ढूंढते क्यों नहीं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में हैज है कहां, तो मेरे बेटे हैज ये रहा। अब इस हैज के केस में जो ये प्रपोज दे रखा था ये ग्रामेटिकली गलत था और इसकी जगह जो सही जवाब आएगा बच्चे वो क्या आएगा, प्रपोज्ड। तो यहां पे जो राइट आंसर आना चाहिए था वो प्रपोज की जगह प्रपोज्ड इसका सही जवाब होगा और इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, बी होगा। एग्जाम्पल नंबर 70 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखना। कहता है द प्रमोटर्स ऑफ मेडिकल हॉस्पिटल्स, ये मेड हॉस्पिटल्स शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। अब मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, ये लिखा है मेड हॉस्पिटल्स। अब मेड हॉस्पिटल्स की अगर मैं बात करता हूं तो हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल नहीं है, पहले मेरी बात समझिए, हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल नहीं है। तो जब हॉस्पिटल्स लिख दिया तो ये तो हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट, हाँ या ना। तो जब ये प्लूरल हो गया तो जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो जब ये प्लूरल होगा मेरे बच्चे तो यहां पे हैज गलत होगा, हैज की जगह क्या आएगा, हैव। अब मुझे क्वेश्चन में देखना होगा कि यहां पे हैज कहां पर लिखा है, तो बेटा यहां पे क्या लिखा था, हैज, जो गलत है, और हैज की जगह जो सही जवाब होगा वो क्या आ जाएगा, हैव। और मेरा करेक्ट आंसर जो होगा मेरे बच्चे सी इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 71 मेरे प्यारे बच्चों कहता है आई वॉज नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन एज आई वॉज नॉट नोइंग। अब आपको बताता हूं मेरे बच्चे, मैंने क्या बोला था कि ये एक तरह की स्टेटिव वर्ब है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये क्या है मेरे बच्चे, स्टेटिव वर्ब है। तो जब बात स्टेटिव वर्ब की जाती है तो स्टेटिव वर्ब वो होती है जिनमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते। पहले भी मैंने कई बार बताया हुआ है, जैसे कि लव हो गया मेरे बच्चे, लाइक हो गया मेरे बच्चे, हेट हो गया, या अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा, ध्यान से समझना, सी आ जाएगा, हैव आ जाएगा। आप हैव में भी आईएनजी नहीं लगा सकते। इसके अलावा मेरे बच्चे वांट हो जाएगा। इसके अलावा मेरे दोस्त अगर मैं बात करता हूं तो स्मेल वर्ड आ जाएगा। इसके अलावा मेरे बच्चे अगर मैं बात करता हूं तो टेस्ट आ जाएगा। और भी ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं, अगर आप इनमें आईएनजी लगाते हो
तो ये आईएनजी लगते ही मीनिंग बदल देगा, जैसे गिरगिट रंग बदलता है ना, ऐसे बदल देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसके केस में भी आप यहां पर आईएनजी नहीं लगा सकते। तो ये मेरे बच्चे ग्रामेटिकली गलत है, तो यहां पे इसको सही करना होगा। तो यहां पे ध्यान से देखो, जो ये पूरा का पूरा सेंटेंस है ये गलत है। तो वाज नॉट एबल टू, वाज नॉट सोइंग, तो ये वाला काट के ना आप एक काम करो, आप इसको डिड कर दो, इसको नॉट कर दो, और नोइंग की जगह मेरे प्यारे बच्चों आप सीधा सीधा क्या कर दो, नो सही जवाब आ जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी इसका सही जवाब होगा। एग्जाम्पल नंबर 72 में यूनिवर्सल फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन और हिस्टोरिकल फैक्ट तीनों ही इंडिकेशंस दे रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन लिखा है दिस कैंपिंग साइट इज नेचुरली स्कल्प्टेड। नेचुरली स्कल्प्टेड मतलब ये क्या है मेरे बच्चे, एक यूनिवर्सल फैक्ट है। अब ध्यान से देखिए, यूनिवर्सल फैक्ट एम्फी थिएटर दैट सर्विंग। आप इस आईएनजी को इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन इस आईएनजी का सोर्स क्या है, क्योंकि आईएनजी किससे पहले अगर आप इजमार या वाजवर लगाना मैंडेटरी है, अगर आप उसे वर्ब की तरह इस्तेमाल करते हो तो सर्विंग का सोर्स क्या है भाई, सर्विंग लगा रहे हो तो इजमार वाजवर होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, इससे अगर मैं यूनिवर्सल फैक्ट मान लेता हूं, तो इस सर्विंग के केस में मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, सर्विंग की जगह आप जो सही जवाब लगाओगे तो ये आएगा दैट सर्व्स, और आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, ए। और दैट किसके लिए आया, एम्फी थिएटर के लिए। तो इस एम्फी थिएटर के केस में हम सर्विंग यूज ना करके सर्व्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 73 में कहता क्या है, कहता है दो पेपर हैज बीन द डोमिनेंट मीडियम फॉर प्रिंट। कहता है कि जो हालांकि जो पेपर है वो एक डोमिनेंट मीडियम है प्रिंट का, द ब्रिटिश पार्लियामेंट हैड मैनेज्ड वैलियंटली टू होल्ड बैक द पेपर टाइट फॉर ओवर हाफ अ मिलेनियम। कहते हैं बच्चे इस सवाल का जवाब दीजिए। जब बात वो बंदा ऊपर कह रहा है कि पेपर जो है डोमिनेंट मीडियम है प्रिंट का, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने मैनेज किया, तो यहां पर ना हैज आना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकल फैक्ट है और हिस्टोरिकल फैक्ट को प्रेजेंट में ही बनाना है, आप पास्ट में नहीं जा सकते। यहां पे कहीं ये नहीं लिखा कि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, हो सकता है वो आज के बारे में बात कर रहा हो, तो ऑलरेडी पीछे हैज लिखा हुआ था। ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज मैनेज्ड वैलियंटली टू होल्ड बैक द पेपर टाइट फॉर ओवर हाफ अ मिलियन। तो यहां पे मेरे बच्चे जो आपने हेड लगाया था इसको काट दीजिए, और इस हेड की जगह क्या आएगा, हैज, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चों हैज का इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 74 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। कहता है सिक्योरिटी फर्म्स वुड गेट प्रोसिक्यूटेड फॉर अ ब्रीच ऑफ देयर ड्यूटी इफ दे डू नॉट इंट्रोड्यूस। मेरे बच्चे ये तो आपको पता होना चाहिए कि आप डू लगाओ या मेरे दोस्त डज लगाओ, या मेरे प्यारे बच्चों आप क्या लगाओ, डिड लगाओ। इसके केस में आप सिर्फ और सिर्फ वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर आपने ध्यान से देखा हो तो बंदे ने इंट्रोड्यूस लगा रखा है, जबकि ये गलत है। इसको सही करने का तरीका मेरे बच्चे क्या है कि डू नॉट के केस में अगर आप लगा रहे हो तो डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो इंट्रोड्यूस्ड यूज ना करके इसका जो सही जवाब होगा इंट्रोड्यूस इसका सही आंसर होगा। मेरी पहली क्लास का पहला रूल आप सभी बच्चों को तो याद हो चुका होगा, और रूल क्या है मेरे बच्चों, मैंने आपको बेसिक थ्योरी बताई थी कि अगर आप कोई भी सेंटेंस पास्ट में शुरू करते हैं तो उस एग्जाम्पल का एंड भी जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट का होगा। अब इस सवाल को जब आप नोट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दैट हिज बॉडी डिड नॉट डिकम्पोज, तो डिड मेरे बच्चे यहां पर किसकी प्रॉपर्टी है, पास्ट की प्रॉपर्टी है। कंफर्म्ड व्हाट द ग्रीक्स थॉट, तो ये भी मेरे बच्चे किसकी प्रॉपर्टी चल रही है, पास्ट की चल रही है। अबाउट हिम एंड व्हाट अलेक्जेंडर, तो फिर ये प्रेजेंट क्यों हो गया, तो ये यहां पे गलत है। इस यूज की जगह जो सही जवाब होगा वो सही जवाब क्या होगा, यूज्ड होगा। तो यहां पे मेरे बच्चे जब आप आंसर देखेंगे ना, तो इस क्वेश्चन में जहां यूज वर्ड लिखा होगा, थॉट अबाउट हिम, यूज टू बिलीव, तो जो ये यूज है ये ग्रामेटिकली गलत था। इसकी जगह जो सही जवाब आएगा यूज्ड, आंसर आ गया बी, क्योंकि रूल बिल्कुल क्लियर था, बात पास्ट में शुरू तो पास्ट में ही खत्म होगी, कोई इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल नंबर 77 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, द फाइल्स यू वर लुक फॉर। बच्चे गलत है सीधा सीधा, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में वर के साथ आपने जनरली क्या लगाना था, आईएनजी। ये सेंटेंस दूसरा है, इसको ये मत देखना कि बात पास्ट में शुरू और पास्ट में खत्म है। द फाइल्स यू वर लुकिंग फॉर,
अब आगे प्रेजेंट में, तो ये बीच का सेंटेंस ना ऐड किया गया है, द फाइल्स यू वर लुक फॉर। तो मेरे बच्चे यहां इस क्वेश्चन में वर के साथ जो लुक लिखा था ये ग्रामेटिकली गलत था, और इस लुक की जगह जो सही जवाब आएगा वो क्या आ जाएगा, लुकिंग आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 78, न्यूज ऑफ द कैलामिटी इज रीच्ड, सेंटेंस ही नहीं बनता, पूछो क्यों भाई। इज रीच्ड का मतलब है ये एक पैसिव है, इज प्लस V3 जो ये लिखा हुआ है ये एक्चुअली एक पैसिव है, और न्यूज तो पहुंची है, ठीक। और कोई यूनिवर्सल फैक्ट थोड़ी है यार कि इज प्लस V3 लगा दोगे, क्योंकि ये तो पैसिव है और यूनिवर्सल फैक्ट भी बना देगा। तो इसके क्वेश्चन में आप एक काम करेंगे, आप यहां से इज को रिमूव कर दिए। जब इसको रिमूव करेंगे, द न्यूज ऑफ द कैलेमिटी रीच द फैमिली, जो आपदा की खबर है जब फैमिली तक पहुंची तो नेक्स्ट डे पहुंची। तो मेरे बच्चे यहां पर आप टाइम का मत देखिए, इज प्लस V3 यहां पे गलत हो जाएगा, सिंपल रीच कर दो, या एक काम करो आप इसको विल रीच भी कर सकते थे। अगर ध्यान से देखेंगे तो जो भी एरर निकालोगे ना वो यही बन जाएगा, नेक्स्ट डे के हिसाब से विल रीच कर दो। चलो आप इसको ही काम करो, फ्यूचर प्लान मान लो तो हैज रीच्ड कर दो, लेकिन होना चाहिए एक्टिव सेंटेंस में ना कि पैसिव में। तो इस क्वेश्चन में मेरे बच्चे जो इज रीच था ये ग्रामेटिकली गलत था, इज रीच की जगह विल रीच कर लो या हैज रीच्ड कर लो, लेकिन इज रीच्ड मत करना क्योंकि ये पैसिव बनाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 78 का जो सही जवाब होगा वो सी सही होगा। एग्जाम्पल नंबर 79 थोड़ा सा पढ़ने में टफ होगा लेकिन है बड़ा आसान। कैसे पता चला मैं बताता हूं। मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको याद होनी चाहिए कि मैंने कहा था कि जब कोई भी दो वर्ब आप एंड के साथ जोड़ोगे तो ध्यान रखना कि एंड के साथ जो पहले वर्ब होगी, जैसे V1 पहले है तो बाद में V1 होगी, अगर पहले V2 है तो मेरे बच्चे बाद में भी क्या होगी, V2 होगी, अगर पहले V3 है तो बाद में भी मेरे बच्चे क्या होगी, V3 होगी, अगर पहले ING है तो बाद में भी मेरे बच्चों क्या होगी, ING होगी। तो इस क्वेश्चन को समझना मेरे दोस्तों। क्वेश्चन कैसे करोगे बेटा, ध्यान से देखिए, टॉरेंशियल रेन्स एंड विंड्स ऑफ अप टू 170 किलोमीटर पर आवर स्वेप्ट अवे। तो ये स्वेप्ट देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को देखिए कि ये स्वेप्ट जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड। रोड्स होम्स एंड ब्रिजेस एंड, जब आप एंड से पहले सेकंड फॉर्म लगा रहे हो तो एंड के बाद भी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए थी। तो नॉकिंग की जगह यहां पर जो सही जवाब आना चाहिए था वो क्या आना चाहिए था, नॉक्ड आना चाहिए था। अब ये नॉक्ड एग्जैक्टली है कहां पर ये देखना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि एंड के बाद जो नॉकिंग लिखा है ये गलत था, और मेरा किस पार्ट में एरर आ रहा है, सी पार्ट में। तो जिस पार्ट में एरर है वो क्लिक करो और आगे बढ़ो, सीधी बात, नो बकवास का कंसेप्ट यही है। एग्जाम्पल नंबर 80 में फिर फंसते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं किसी एग्जाम्पल में, किसी भी एग्जाम्पल में सिंस लगाता हूं, या मैं उस एग्जाम्पल में मेरे बच्चे क्या लगाता हूं, फॉर लगाता हूं, और साथ में मेरे बच्चे में क्या लगाता हूं, टाइम लगाता हूं, तो हेल्पिंग वर्ब तो हैज बीन, हैव बीन आएगा जो ऑलरेडी बिल्कुल सही है। हैज बीन पेंटिंग बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपने एक चीज नोट करी होगी तो मैंने कहा था कि अगर आप टाइम के केस में अगर मेरे प्यारे बच्चों एस लगा रहे हो तो आप क्या लगाएंगे, फोर। लेकिन अगर मेरे बच्चे टाइम के केस में एस नहीं लगा रहे, मेरी बात ध्यान से समझना, नहीं लगा रहे, तो मेरे बेटे आप क्या लगाएंगे, सिंस। अब इस क्वेश्चन को यहां पे समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है कि आपने यहां पे क्या लगा दिया, सिंस, ठीक है। अब यहां पे देखिए सिंस द पास्ट 1 वीक। अब रूल ये भी तो कहता है कि फोर का एक एक्सेप्शन केस था, और वो एक्सेप्शन केस क्या था मेरे बच्चे कि अगर किसी एग्जाम्पल में 1 आ जाता है, ठीक है, या ए आ जाता है, या मेरे बच्चे ए लॉन्ग टाइम आ जाता है, मेरी बात समझना, तो इनके केस में आप मेरे बच्चों आप हमेशा क्या लगाओगे, फोर, ये वाला शब्द लगाओगे। यस और नो। तो जब फोर लगाएंगे तो इस क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों सिंस गलत हो जाएगा, सिंस की जगह फॉर द पास्ट 1 वीक आ गया। अब इस क्वेश्चन में ये वाला मेथड चलेगा, लेकिन ये एक एक्सेप्शन पॉइंट भी था कि 1 या ए लॉन्ग टाइम आ गया तो 4 लगाना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में जो सही जवाब आएगा, इस क्वेश्चन में यहां ढूंढना पड़ेगा बच्चे कि लगाएं क्या। तो यहां पे देखते हैं तो किस पार्ट में एरर है मेरे बच्चे, इस वाले पार्ट में सिंस गया, और इसकी जगह जो सही जवाब आएगा वो क्या आएगा, 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे बच्चे, बी इज द राइट आंसर।
एग्जाम्पल नंबर 81 शायद आपको समझ ना आ रहा हो क्योंकि इसमें नो एरर था, और नो एरर जब निकलता है तो उसका सीधा सीधा असूल है कि हमसे नहीं होता है, क्योंकि हमारी आदत है कि हम एरर निकालेंगे। तो व्हेन शी लेफ्ट, मेरे बच्चे बात पास्ट में शुरू, व्हेन शी लेफ्ट द हाउस एट 10 o'clock हर डॉटर वॉज स्टिल एट होम, वॉज बिल्कुल सही है, बात पास्ट में शुरू, बात पास्ट में खत्म, आंसर क्या आया, नो एरर। तो मेरा करेक्ट आंसर बच्चे जो होगा डी इज द राइट आंसर। बच्चे जितने भी मॉडल्स थे, जितने भी मॉडल्स होंगे, चाहे वो विल हो, शेल हो, आप इनको देखिए एक बार, चाहे विल हो मेरे बच्चे, चाहे मेरे प्यारे बच्चों शेल हो, चाहे मेरे प्यारे बच्चों मे हो, और चाहे मेरे बच्चे कैन हो, आप हमेशा ध्यान रखना इनके केस में आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, मस्ट, ऑट, तो कुछ भी दे रखा हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इसके केस में मेरे बच्चे विल के साथ जो टेलीग्राफ्ड लिखा है ये गलत था, और विल टेलीग्राफ होना चाहिए बिकॉज वी नीड अ फर्स्ट फॉर्म। तो इस क्वेश्चन में मेरे बच्चे विल के बाद जो टेलीग्राफ लिखा था ये गलत है, और यहां पे जो सही जवाब आएगा वो आंसर ए इज द राइट आंसर। एग्जाम्पल नंबर 86, मेरे बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ध्यान से देखना। द डेकोरेशन ऑन द वॉल, मेरे बच्चे ध्यान से देखिए, डेकोरेशन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये सुनो। तो जब डेकोरेशन मेरे बच्चे यहां पर क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इस सिंगुलर के केस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा वो भी सिंगुलर यूज होगा। तो हम वर्ब की जगह मेरे बच्चे किसका यूज करेंगे, वॉज का इस्तेमाल करेंगे। तो यहां पर जो सही जवाब आएगा मेरे बच्चे, अब इस वर्ब को हम करेंगे गलत, तो जो सही जवाब आएगा बेटा वो क्या आएगा, सी इज द राइट आंसर। वर्ब बेसिक और टेंस को अगर दोनों को मर्ज किया जाए तो एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, मैं बताता हूं मेरे बच्चे। ये देख रहे हो संक, एग्जैक्टली क्या है मैं बताता हूं। ये सिंक की सेकंड फॉर्म है। एक सिंक होता है, सिंक, एक सैंक होता है, और एक मेरे बच्चे संक होता है जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फिर एक होता है ड्रॉन, DROWN। फिर एक दूसरी फॉर्म होती है मेरे बच्चे ड्रॉन्ड, DROWNED। और तीसरी मेरे बच्चे एक फॉर्म और होती है ड्रॉन्ड। मेरी बात समझना, दोनों का मतलब मेरे बच्चे क्या होता है, एक होता है डूबना, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, और मेरे बच्चे एक होता है डुबाना। अब इस सवाल को आप किस तरह से करोगे, तो डूबना डुबाना दोनों का मीनिंग सेम है। अब कहानी का द प्लेन, तो जो ये सिंक है ये हमेशा उसके लिए लगता है जो नॉन लिविंग है, और जो ये ड्रॉन है मेरे बच्चे ये उसके लिए लगता है जो लिविंग है। अब ये प्लेन यहां पे क्या है, नॉन लिविंग है, तो हैज के साथ V3 भी बिल्कुल सही है। तो अब इतनी बात बताने के बाद मैं एक छोटी सी बात बोल दूं कि भैया आंसर तो नो एरर है, कैसा लगेगा, तो आंसर इसका नो एरर है। एग्जाम्पल नंबर 85 मेरे बच्चों क्या कहता है, हेमा डजेंट हैज। बच्चे हमेशा ध्यान रखना, चाहे आप डू लगाओ, चाहे मेरे बच्चे आप डज लगाओ, और चाहे मेरे बच्चे आप क्या लगाओ, डिड लगाओ, इनके केस में आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हैव यूज करेंगे। तो यहां पे जो क्वेश्चन लिखा था हेमा डजेंट हैज, इस क्वेश्चन में हैज गलत था, और सही जवाब क्या आ जाएगा, हैव। आंसर क्या आ गया मेरे बच्चे, ए। तो सॉरी नॉट ए, मैं इसके अकॉर्डिंग बात करूंगा, तो यहां पे आंसर ही ए आ जाएगा। जरूरी नहीं कि ए में ये सेक्शन हो, ये चेंज भी कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द पॉइंट, एग्जाम्पल नंबर 86। मेरे बच्चे, मैंने कहा था कि हैव में आईएनजी मत लगाना। अगर आप हैव में आईएनजी लगाओगे तब लगाओ जब खाने पीने की बात हो रही है, आई एम हैविंग माई डिनर, आई एम हैविंग माई लंच, आई एम हैविंग माई केक एक्सेट्रा। बट हैविंग में यूज करना गलत हो जाएगा, तो यहां पे इज हैविंग गलत होगा। माई मदर हैज ग्रे हेयर्स, तो इस क्वेश्चन में तो जिस पार्ट में हैविंग होगा वो मेरा ग्रामेटिकल एरर होगा, और सही जब जो होगा मेरे बच्चों बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, आई एम कंटेंट विद व्हाट आई मेक। क्वेश्चन ध्यान से देखना, आई एम कंटेंट विद व्हाट आई मेक एंड आई एम फाउंड। तो मेरे बच्चे ये फाउंड वर्ब की कौन सी फॉर्म है बच्चे, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो इस फाउंड से पहले एम नहीं आएगा, बनेगा आई हैव फाउंड। तो यहां पे थर्ड फॉर्म के केस में मेरे बच्चे जो आई एम फाउंड लिख रहा है इसका मीनिंग गलत हो जाएगा ना, तो आई एम फाउंड की जगह जो सही जवाब होगा आई हैव फाउंड। तो यहां मुझे पता चला सिंपल जॉयज इन सीइंग। अब कहोगे सर सी में आईएनजी नहीं लगती, तो सी में जो आईएनजी लगी वो जीरेंड है, क्योंकि प्री पोजिशन के बाद आप डायरेक्टली वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप जीरेंड का इस्तेमाल कर रहे। तो अगर आप किसी भी वर्ब को ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट की जगह पे यूज करेंगे तो वो एज ए जीरेंड यूज होती है। इसके लिए आपको वर्ब एडवांस का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा।
एग्जाम्पल नंबर 89 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, द कंपनी इज यूजिंग इन्फ्लुएंस टू परसुएड, गलत, ध्यान से देखो, टू परसुएड बिल्कुल सही है क्योंकि 2+V1 इज यूजिंग बिल्कुल सही है कंपनी के अकॉर्डिंग, टू बाय इट्स वाटर प्यूरिफायर्स, तो मेरे बच्चे इट्स बिल्कुल सही है कंपनी के अकॉर्डिंग। इस क्वेश्चन का जवाब भी नो एरर है, यानी एसएससी स्टेनो 2017 में जब ये क्वेश्चन आया था तो उसका आंसर नो एरर कंसीडर किया गया था। एग्जाम्पल नंबर 90 भी एसएससी स्टेनो 2017 में पूछा गया था। वी विल नॉट वांट, विल के साथ वांट बिल्कुल सही है V1, आर किड्स टू बी इन्फ्लुएंस्ड, अब ध्यान से देखिए बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बाय सच टीवी सीरियल्स, तो इस पूरे पैटर्न में भी कोई गलती नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो नो एरर होगा। एग्जाम्पल नंबर 91 मेरे प्यारे बच्चों कहता है कि अगर किसी एग्जाम्पल में यस्टरडे, प्रीवियस डे, अगो, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, कभी भी कुछ ऐसा आता है तो हमेशा ध्यान रखना मेरे बच्चे कि आप कोशिश करो। देखो इसके केस में क्या होता है मैं बताता हूं, जैसे आपने कोई एग्जाम्पल लिया, आपने लिया भाई यस्टरडे लिया, या आपने प्रीवियस डे लिया, या आपने अगो लिया, या ऐसा कुछ भी आप यूज करते हैं, प्रीवियस डे हो गया, या मेरे बच्चे आप किसका यूज कर रहे हो, अगो का यूज कर रहे हो, तो इसके केस में 95% मैं बताता हूं आप कोशिश करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट प्लस V1 लगाएंगे, और जो 5% बचता है उसके केस में मेरे बच्चे आप क्या लगाएंगे, हेड प्लस V3। तो ध्यान रखना कि इसके केस में हमेशा डिड नॉट प्लस V1 का ही इस्तेमाल होगा या सेकेंड फॉर्म का। तो लास्ट ईयर के केस में जब आप ध्यान से देखेंगे तो हैड नॉट वॉन पूरा काट दीजिए और इसकी जगह जो सही जवाब आएगा वो डिड नॉट विन आएगा। तो मेरे बच्चे अभी किस पार्ट में एरर था, ये इसी पार्ट में एरर था, तो यहां पर हैड नॉट विन गलत होगा और सही जवाब होगा डिड नॉट विन, इसका राइट आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 92 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, बिफोर वाला कंसेप्ट याद है, नहीं है ना, मैं बताता हूं। इस क्वेश्चन में क्या होगा कि आप बिफोर का पेयर बनाइए, और बिफोर का जब पेयर बनाएंगे तो आपको ये रूल याद हो जाएगा कि बिफोर मेक्स अ पेयर विद सेकेंड फॉर्म, ये बन गया। तो जो अगला या पिछला जो बनेगा मेरे प्यारे बच्चों वो बनेगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बस अगला या पिछला जो भी बनेगा। अब ध्यान से देखिए, तो अब इस क्वेश्चन को जब देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो इस क्वेश्चन में यहां क्या आ गया, बिफोर आ गया, यस और नो। तो बिफोर के बाद यहां पर रीच्ड वर्ब की सेकेंड फॉर्म में बिल्कुल सही है, लेकिन जो पीछे वाला है फिनिश्ड ये गलत है। इसकी जगह जो सही जवाब आएगा वो आएगा हैड फिनिश्ड इज द राइट आंसर। अब इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त कैसे किया जाए, तो यहां पे आई फिनिश्ड गलत होगा और इसकी जगह जो सही जवाब आएगा हैड फिनिश्ड। तो ये था मेरे बच्चे कॉम्बिनेशन पेयर ऑफ बिफोर, बिफोर मेक्स अ पेयर विद हेड सेकंड फॉर्म एंड द नेक्स्ट और प्रीवियस हेड प्लस V3। आंसर क्या होगा, ए। एग्जाम्पल नंबर 93 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है, रोशनी वांट्स, पहले बच्चे अब ध्यान से देखो, रोशनी यहां पे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो जो वर्ब होगी वो भी कैसे होगी मेरे बच्चे, सिंगुलर होगा। अब सिंगुलर होगी तो मेरे बच्चे आप मुझे बताए सही जवाब क्या होगा, वांट्स होगा। तो इस क्वेश्चन में जो रोशनी के केस में लिखा हुआ है मेरे बच्चे वो वांट नहीं होगा, वांट्स होगा। तो यहां पे वांट की जगह मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, वांट्स इज द राइट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज ए। एक कंडीशन आपने पढ़ी होगी, बहुत प्यारी कंडीशन है, और वो ये है मेरे बच्चे, जब WH फैमिली के साथ एंड में क्वेश्चन मार्क आता है तो पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, फिर सब्जेक्ट यूज होगी, फिर वर्ब यूज होगा, फिर ऑब्जेक्ट यूज होगा। लेकिन जब WH फैमिली के साथ एंड में फुल स्टॉप आता है तो पहले सब्जेक्ट यूज होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, फिर वर्ब यूज होगा, और फिर मेरे प्यारे बच्चों ऑब्जेक्ट यूज होगा। अब इस क्वेश्चन को आप यहां देखिए, जब WH फैमिली आपने लगा दी और एंड में आप फुल स्टॉप यूज कर रहे हो तो पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, तो शी इधर आ जाएगा, वॉज इधर चला जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो बनेगा वाई शी वॉज वीपिंग, तो मेरे प्यारे बच्चों ये ढूंढना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए ये वाला सेक्शन जो है गलत है, इसकी जगह जो सही जवाब आएगा वाई, यहां आ जाएगा शी और यहां आ जाएगा वॉज, एंड द करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, सी इसका सही जवाब होगा।
एग्जाम्पल नंबर 97, एसएससी सीपीओ 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे, मेरी पहली क्लास का पहला रूल क्या था? मैंने कहा था कि अगर कोई एग्जाम्पल पास्ट में शुरू हो तो एंड किस में होगा? पास्ट में होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, यहां पे क्या लिखा है? कुड। अब कुड किसकी प्रॉपर्टी है? पास्ट की। यानी अगर कोई एग्जाम्पल किस में शुरू हुआ? पास्ट में, तो एंड किस में होगा? पास्ट में। तो रीचेज वर्ड यहां से गलत था और इसकी जगह जो सही जवाब होगा वो क्या आ जाएगा? रीच्ड। तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, रीचेस की जगह रीच्ड इसका राइट आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 96 मेरे बच्चों क्या कहता है? ध्यान से समझना बच्चे। इस क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो वाज के साथ उसने क्या लगा रखा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे तो साफ साफ एरर दिख रहा है कि वाज के साथ ये तो आईएनजी आएगा या V3 आएगा, लेकिन यहां तो एक्टिव सेंट रितु एक्सप्लेन कर रही है। तो रितु ने जब एक्सप्लेन किया तो मेरे बच्चे काम ना करें, तो रितु वाज एक्सप्लेनिंग कर देंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा रितु वाज एक्सप्लेनिंग। तो यहां पे जो सही जवाब होगा, दिस पार्ट मेरा एरर होगा। तो करेक्ट आंसर बच्चे जो होगा वो आंसर होगा ए। एग्जाम्पल नंबर 97 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है कि जब हम किसी भी सेंटेंस में मैनी का यूज करते हैं, मेरी बात समझना, तो मैनी के केस में आप जो सब्जेक्ट है या जो हेल्पिंग वर्ब है मेरे प्यारे बच्चों वो प्लूरल यूज करना चाहिए। कैसा यूज करना चाहिए? प्लूरल यूज करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखना, मैनी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स इज गया और सही जवाब क्या आएगा? आर स्टिल। क्यों आएगा? बिकॉज मैनी की यूज हो रही है। अभी इज किस पार्ट में एरर था? तो मेरे बच्चे ध्यान से देखना, ये इज इस पार्ट में एरर था। तो इस की जगह जो सही आएगा वो क्या आएगा? आर। तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों बी इसका सही जवाब होगा। एग्जाम्पल नंबर 98 मेरे प्यारे बच्चों कहते हैं द गवर्नमेंट नीड। अब एक बात बताइए, इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में गवर्नमेंट एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, हाँ या ना? तो भाई जब आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो फिर आप अपनी वर्ब को सिंगुलर क्यों नहीं कर रहे? तो यहां पे जो नीड वर्ड लिखा था ये ग्रामेटिकली गलत है और इसकी जगह जो सही जवाब आएगा वो नीड्स आएगा, क्योंकि नीड्स मेरे प्यारे बच्चों यहां पर क्या है? एक सिंगुलर प्रॉपर्टी है। तो जब ये सिंगुलर प्रॉपर्टी है मेरे बच्चे, तो इस क्वेश्चन में इस पार्ट में एरर आया और मेरा सही जवाब जो आया बच्चे वो ए इसका सही जवाब होगा। एग्जाम्पल नंबर 99 क्या कहता है? थ्रो आउट द हिस्ट्री। अब इसका सब्जेक्ट चेक करो मेरे बच्चे, इसका सब्जेक्ट एक्चुअली क्या है? यहां पे ह्यूमंस है। अब ह्यूमंस एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो जब ह्यूमंस एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आना चाहिए। तो यहां पे हैज जो दे रखा था इसकी जगह जो सही जवाब आएगा वो हैव आएगा। आंसर क्या आ गया? बी, क्योंकि ह्यूमंस अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल लगेगा, तो हैज की जगह हैव का इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल नंबर 100 मेरे प्यारे बच्चों कहता है प्रिंस। अब प्रिंस एक क्या है? एक सिंगुलर नाउन है। तो जब नाउन सिंगुलर होगा तो क्या प्रिंस के साथ वर सही होगा? नहीं सर, वाज आएगा। तो इस केस में, प्रिंस के केस में आप वर का इस्तेमाल नहीं करके आप सीधा सीधा किसका इस्तेमाल करेंगे? वाज का। और जो उसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों वो ए इसका सही जवाब होगा। एग्जाम्पल नंबर 66 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है? हाउ मेनी कप्स ऑफ टी यस्टरडे। अब कहानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पे क्या मिल गया? यस्टरडे मिल गया। अब जब आपको यस्टरडे मिल गया तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? तो यस्टरडे के हिसाब से प्रेजेंट तो गया, दूसरी बात क्वेश्चन मार्क था, यू आएगा नहीं, आंसर क्या आएगा? डिड यू ड्रिंक। तो अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन कभी मिलता है तो यस्टरडे के केस में पास्ट आना चाहिए। दो ऑप्शन मेरे प्रेजेंट के चले गए, एक बी चला गया, एक मेरा सी चला गया। अब आगे क्वेश्चन मार्क था तो पहले हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था, इसीलिए जो सही जवाब आएगा ए इसका सही जवाब होगा। एग्जाम्पल नंबर 76 मेरे प्यारे बच्चों क्या कहता है? शेक्सपियर ब्लैंक ड्रामास दैट आर अपीलिंग टू द पीपल ऑफ एजेस। मेरे प्यारे बच्चों यहां पर अपीलिंग जो वर्ड है ना, ये एक्चुअली जो वर्ड यूज होता है अपीलिंग आता है शानदार के लिए या प्रशंसा के लिए। अब कहानी क्या है कि कहता है भाई शेक्सपियर ने एक ड्रामा लिखा, तो जो शेक्सपियर ने ड्रामा लिखा है ना वो आज भी लिखा हुआ है, इसीलिए इसको हम पास्ट में नहीं मानेंगे। शेक्सपियर रोट ड्रामा, अब लिखा है तो हम तो उस बात को आज भी कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन है कि शेक्सपियर ने जो ड्रामा लिखा वो एक पास्ट का एक्शन था,
वो क्या था मेरे बच्चे, एक पास्ट का एक्शन था, लेकिन जो पास्ट का एक्शन था वो प्रोलॉन्ग पास्ट हो गया, बहुत पहले लिखा था। तो जब बहुत पहले लिखा था, द शेक्सपियर हैड रिटन ड्रामास दैट आर अपीलिंग, तो जो लिखा था मेरे बच्चे वो बहुत शानदार है। तो यहां पे हैड रिटन जो होगा फ्रेम ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग यूज होगा। एग्जाम्पल नंबर 87 मेरे बच्चों क्या कहता है, शेरन ब्लैंक व्हाट यू मीन। अब ध्यान से देखिए, शेरन को ये बात समझ नहीं है कि क्या कहा गया। इस क्वेश्चन में मेरे बेटे क्या लिखा है, मीन। यू वर्ब की कौन सी फॉर्म है मेरे बच्चे, सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म मेरे बच्चे किस में जाएगी, पास्ट में। तो यहां जो एक्शन का यूज होगा मेरे दोस्त वो पास्ट का यूज होगा। तो जब पास्ट का यूज होगा तो उसको कैसे किया जाएगा, तो डू नॉट प्रेजेंट में था, डज प्रेजेंट में था, हैड नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डिड नॉट अंडरस्टैंड इसका सही जवाब होगा, बिकॉज ये एक सिंपल एग्जाम्पल में यूज होगा।